चलिए जी, तो फर्स्ट आर्टिकल जो है हमारा वो ICMR को लेके आया था, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। तो इन्होंने बोला है कि हम एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है नक्षत्रा। एक दिन आपने नक्शा प्रोग्राम भी पढ़ा था, वो नक्शा किस चीज से रिलेटेड था? वो लैंड से था, ठीक है। शेड्यूल नंबर 9 में आपने लैंड रिफॉर्म्स देखे थे। तो ये वाला जो है ये नक्षत्रा है, नक्षत्रा। अगर दो शब्दों में खत्म करें तो कुछ नहीं है, जो जेनेटिक मटेरियल्स हैं उसका ये डेटाबेस बना के रखेंगे अपने पास, क्योंकि उनकी एक्सट्रैक्शन बहुत ज्यादा टफ होती है। अभी तक जितने भी आपने आर्टिकल्स करे उन्हीं में यही देखा ना कि टफ होता है उनको एक्सट्रैक्ट करना। जब आपने एयरप्लेन क्रैश वाला करवाया था ना, मैंने करवाया था, तो उसमें भी हमने यही देखा कि उसकी एक्सट्रैक्शन टफ हो जाती है, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहे हैं, एक ही डेटाबेस बनाएंगे और उसके अंदर सारी इन्फो को स्टोर करके रखेंगे, ठीक है। ऑल नहीं, ठीक है। जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो इंडिया की कोस्ट लाइन को लेके है। कोस्ट लाइन यानी कि जो पेनिनसुलर पार्ट है हमारा, उसकी बात यहाँ पे हुई है, इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार और ये लक्षद्वीप वाला एरिया। कोस्टल लाइन पहले जो हुआ करती थी वो 7516 किलोमीटर थी, ठीक है, 7516 किलोमीटर। अब वो इंक्रीज हो गई है, कितनी है? अब वो 11,000 के पास में आ चुकी है। तो क्यों इंक्रीज हुआ है? तो एक ही रीजन है, वो है एकेडेमिक रीजन। एकेडेमिक का मतलब है पहले मैनुअल हुआ करती थी चीजें, हाथ से ही माप रहे हो आप सब चीजों को। अब आपके पास मशीन्स आ चुकी हैं, आप रोबोटिक्स की तरफ एडवांस कर रहे हो। तो एकेडेमिक एरर्स की वजह से जो कोस्टल लाइन पहले मेजर करी थी वो 7516 किलोमीटर हुआ करती थी। इस बार के मेंस के अंदर ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, आप यूपीएससी का उठाना या फिर एचपी के अंदर एक पेपर के अंदर। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है। ये दोबारा से ना बस याद किया गया है। वैसे ये कोस्ट लाइन आपकी लगभग जनवरी मंथ के आसपास आ गई थी, एक बार पहले भी पढ़ चुके हैं मतलब इस आर्टिकल को, तो दूसरी बार है अभी। एंड जो तीसरा है ये क्या है, लिजर्ड की कोई वैरायटी लग रही है, ठीक है। एक टाइगर रिजर्व है हमारा जिसका नाम है पेरियार टाइगर रिजर्व, केरला और तमिलनाडु के बिल्कुल बॉर्डर पे ये लोकेटेड है। और जो पेरियार टाइगर रिजर्व है यहाँ पे एक सर्वे करा गया और उस सर्वे का नाम है हरपेटो हरपेटो फौना। हरपेटो, सरपेंट बोलूंगी अगर तो आपको क्या लग रहा है किसकी स्टडी होगी? सरपेंटोलॉजी, सर्प, स्नेक्स की, ठीक है। तो ये जो हरपेंटो फौना है इसमें सारे रेप्टाइल्स और कुछ एक एम्फीबियंस आ जाते हैं। एम्फीबियंस ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपको पानी में भी दिखेंगे और जमीन के ऊपर भी, यानी कि मेंढक वगैरह। वैसे कुछ छिपकलियां भी ऐसी होती हैं जो थोड़ी देर के लिए पानी में भी रहती हैं, ठंडक उनको मिलती रहे, और मेजोरिटी ऑफ द लाइफ उनका लैंड पे निकाल रही है। सिमिलरली यहाँ पे क्या हुआ, जब ये हरपेटो फौना सर्वे कहाँ पे कंडक्ट हुआ? पेरियार टाइगर रिजर्व में, विच इज लोकेटेड एट तमिलनाडु एंड केरला, बिल्कुल बॉर्डर जोन पे आपको मिलेगा। तो वहां पे बहुत सारी नई स्पीशीज फ्रॉग की भी मिली जो कि एक एम्फीबियन है। देन आपने एक अंगलटुक सुना है? अंगलटुक देखा है कभी? अर्थवॉर्म की तरह होता है, ऐसे आप मारते हो उसको तो वो रोल कर जाता है पूरा का पूरा, देखा हुआ है उसको? अब तो आगी होगी यार, नहीं देखा है? गुनूर ने नहीं देखा है, ठीक है। वैसे खेत वगैरह की साइड जाते हो तो वहां भी आपको ये दिख जाते हैं इजीली। तो वैसी एक वैरायटी है नेसियरिस करके उसको हम बोलते हैं, तो उसकी भी वैरायटी मिली है। और साथ में थोड़ी सी जो वेराइटीज हैं वो लीजर्ड्स की मिली है, यानी कि जैको वर्ड आपको मिलेगा। तो ये नई स्पीशीज वहां पे मिल गई जब यहाँ पे सर्वे कर रहे थे कि हमें क्या क्या नए रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस मिल सकते हैं। दैट इज हरपेटो फौना सर्वे। फौना से क्या पता चल रहा है? एनिमल्स की बात हुई, फौना। एंड जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये एशियन डेवलपमेंट बैंक को लेके है। ये पिछले हफ्ते की न्यूज थी पर हमसे स्किप हुई थी। यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से एक न्यूज आई है, दैट इज ऑनलाइन, एक सेकेंड एक सेकेंड। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक को लेके था। तो इसके हेडक्वार्टर्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, मनीला फिलीपींस, वेरी गुड, मनीला फिलीपींस। हेडक्वार्टर्स का मैंने बता दिया था आपको। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, रेडी रहना है उनके लिए भी। मतलब फालतू के नंबर है, अगर पढ़ा था नहीं पढ़ा होगा तो छोड़ना पड़ेगा, एक ही ऑप्शन, मतलब यस या तो नो। 0 और 1 बाइनरी पे काम करता है, क्वांटम टेक 0 1 और दोनों के मर्जर पे भी काम करता है, पर बाइनरी डिजिट चलता है आपके एग्जाम्स के अंदर, या तो आता है या तो नहीं आता है, ठीक है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में डिटेल में करेंगे। जब आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हो तो वहां पे वेरियस फाइनेंशियल सेक्टर्स आप पढ़ते हो, उसमें वर्ल्ड बैंक आता है, कैसे वर्ल्ड बैंक बना, एशियन डेवलपमेंट बैंक आता है। तो आपका एक पूरा का पूरा जो सिलेबस का आर्टिकल है एडीबी वो यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल, अभी आपने सुना होगा करिश्मा कपूर के जो हस्बैंड है संजय कपूर, इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो, और उनकी अभी डेथ हो जाती है पोलो खेलते हुए। एक राजा भी था हिस्ट्री में जिसकी पोलो खेलते हुए डेथ हुई थी। हाँ जी ऑनलाइन, कौन सा राजा था वो? राजा बोल लो, हाँ राजा ही था, मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ोगे। दिल्ली सल्तनत की वो स्थापना करेगा, ऑफिशियल नहीं माना जाता। जोर से। मुगल तो बाद में आए, पहले दिल्ली सल्तनत आया था, स्लेव डायनेस्टी, स्लेव तुगलक। वेरी गुड, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक की डेथ भी पोलो से गिर के हुई थी, पर यहाँ पे कुछ और स्टोरी है। पोलो खेलते खेलते इनके माउथ के अंदर गलती से मधुमक्खी चली जाती है, और जब भी ऐसी कोई बी, मधुमक्खी वाली वैरायटी या फिर वेस्प, वो येलो कलर की उड़ी होती है ना, यहाँ पे हमारी साइड तो उसको धमोड़ी बोलते हैं, आपकी साइड पता नहीं क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? सेम ही बोलते हैं, चलो ठीक है। नहीं, क्या बोलते हैं फिर? अच्छा दरमोड़ी, ठीक है दरमोड़ी, चलो ठीक है। येलो वेस्प होती है, एक ब्लैक कलर की भी आती है, जब काटती है तो दर्द भी काफी होता है, कईयों को बुखार भी आ जाता है, पर गलती से वो आपके अगर माउथ में चली जाती है तो अंदर तो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, वहां पे जब वो बाइट करती है तो उससे सीधा का सीधा इंपैक्ट पड़ता है आपके हार्ट के ऊपर। तो ये जो हार्ट अटैक आया, बाद में पता चलता है गलती से इनके माउथ के अंदर मधुमक्खी जा चुकी थी, और उसने क्या किया, ये जो कोरोनरी डिसऑर्डर होता है इसको एक्टिवेट कर दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, प्रोबेबली आपको किसी ना किसी एग्जाम में इस सिंड्रोम के बारे में पूछा जाए, और सिंड्रोम का नाम है कोनिस सिंड्रोम। कोनिस सिंड्रोम, जहां पे आपका हार्ट सिस्टम नेगेटिव तरीके से अफेक्ट होता है किसी भी, अच्छा ये भिंड वाले भी हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके तो इसको बोलते हैं कोनिस सिंड्रोम। तो वन बाय वन इन सभी को डिटेल में देखेंगे। एंड टाइगर रिजर्व बोल रही हूँ, बायोस्फीयर रिजर्व हम कर रहे थे, कितने हुए थे मैं फटाफट से पूछ लेती हूँ। गीता बताएंगे सबसे पहले, कोल्ड डेजर्ट वाला कहाँ पे था? हिमाचल प्रदेश। वैशाली बताएगी नंदा देवी कहाँ पे था? उत्तराखंड, ठीक है। साक्षी आई नहीं थी, राजवीर बताए, आप भी नहीं आए थे? आए थे आप? नहीं, पक्का? चलो ठीक है। उर्वशी बताएगी नॉकरेक कहां पे था? ऑनलाइन वाले फटाफट से लिखते चलो, वेरी गुड। नॉकरेक, हैंड रेस, वेरी गुड। मेघालय, ठीक है। असम के अंदर कौन सा पड़ा था? कनव। अब मैंने लोकेशन बता दी, आप मुझे बायोस्फीयर रिजर्व बताओ। मानस, मानस नेशनल पार्क भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, और बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ठीक है। अब बताएंगे मुझे पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, शिखा, मध्य प्रदेश। पंचमाड़ी, पारुल, ये भी मध्य प्रदेश में ही था, ठीक है, ये भी आपने कर लिया था। और कौन सा किया था? सिमलीपाल, कौन बताएगा? उड़ीसा, ठीक है, बिल्कुल कॉर्नर पे था सिमलीपाल। तो आज जो बाकी के बचे हैं उनको भी हम कंप्लीट करेंगे। वन मोर वाज देयर, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहां पे था? गुरनूर, कर्नाटक। 3 लोकेशंस के साथ वो जुड़ा हुआ था, ठीक है, उसको भी याद रखोगे। हो गए ना, 9 तो हो गए याद, 9 ही बचे हैं, अब 9 आज कर लेंगे याद। तो अब तो आज वो वाले हैं, जैसे मैं बोलूं रन ऑफ कच्छ, बताओ कहाँ पे आएगा? गुजरात। तो मतलब सुंदर वंश बोलूं, फिर कहाँ पे आएगा? वेस्ट बंगाल। तो आज के तो इजी होंगे, तो वो टफ वाले आप ऑलरेडी कर चुके हो। चलिए जी, नेक्स्ट चलते हैं फर्स्ट आर्टिकल के ऊपर, विच इज नक्षत्रा। आईसीएमआर का ये कंप्यूटिंग फैसिलिटी होगा, और इसकी लोकेशन आएगी पुणे के अंदर, ठीक है, ऑनलाइन, वेरी गुड। पुणे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, वहां पे ये नक्षत्रा प्रोग्राम इंप्लीमेंट करा जाएगा आईसीएमआर के द्वारा, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। अगर आईसीएमआर की बिल्डिंग देखोगे वो आपको न्यू दिल्ली में मिलती है, पर इसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, क्योंकि आप सारी स्टडी एक ही बिल्डिंग के अंदर नहीं कर सकते। तो वैसे ही बना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जो कि लोकेटेड है पुणे के अंदर। वहीं पे ये नक्षत्रा, अब नक्शा के साथ इसको कोई कंफ्यूज नहीं करेगा, नक्शा आपको सीधा सीधा दिखा रहा है कि मैप की बात करी जा रही है, पर ये जो नक्षत्रा है यहाँ पे जीनोमिक सर्वेलियंस की जाएगी। जीनोमिक सर्वेलियंस का क्या मतलब है? जीन कहीं ना कहीं जुड़ रहे हैं यहाँ पे। तो जब भी आप साइंस पढ़ते हो तो सेल देखा था सबसे पहले, सेल के अंदर न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस को बाहर निकाल लोगे तो देयर वाज क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के ऊपर आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिले थे, वो थे डीएनए, और इसका भी छोटा सा पार्ट निकाल दूं तो उसको बोला था जीन, सेगमेंट ऑफ डीएनए।
अब इन्हीं जीन्स की कलेक्शन करी जाएगी कि कैसे कोई डिजीज ज्यादा स्प्रेड करती है, क्या फ्यूचर में तो उसके कोई चांसेस तो नहीं है फैलने को, तो हम पहले ही प्रिपेयर रहे अपने एंड से, ठीक है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, वायरसेस का ज्यादा जेनेटिक मेकअप यहाँ पे देखा जाएगा, कलेक्ट करा जाएगा, उनके ऊपर नजर रखी जाएगी, सर्वेलियांस। सीसीटीवी भी किसके लिए होते हैं? सर्वेलियांस के लिए, नजर रखते हैं वो, तो सेम पर्पस यहाँ पे रहेगा, ठीक है। नंबर 2, आपको अगर याद हो तो हमने पढ़ा था जो ये डीएनए होता है, एक दिन विटामिन बी9 पढ़ी थी, याद है? विटामिन बी9, बताओ फिर उसका साइंटिफिक नेम क्या था? फॉलिक एसिड या फिर फॉलेट बोल देते हैं। मुझे ये बताओ वहां पे आपने उसका मेन पर्पस क्या देखा था? पर्पस किस लिए चाहिए थी आपको विटामिन बी9? एक प्रेग्नेंट लेडीज में थी, उनके अंदर भी क्या काम करेगा? आरएनए एंड डीएनए, इन दोनों की फंक्शनिंग नॉर्मल तरीके से चलती रहे, तो उसके लिए चाहिए था विटामिन बी9। वहां पे आपने पढ़ा था कि जो डीएनए होता है ये अनकॉइल कर जाता है। 2 लाइंस दिखती है ना आपको इसमें, जैसे सीढ़ी देखी होगी आपने, गांव क्षेत्रों में होती है, ये कल्लड़ होती है ऊपर वाला फ्लोर, तो वहां पे घास फूस रखा होता है जानवरों का, तो उसको निकालने के लिए ऐसी जैसी लेडर यूज करी जाती है। इस लेडर को आप फोल्ड कर दोगे, वैसे ही हमारा जेनेटिक मटेरियल दिखता है। तो डीएनए तो क्या है? जेनेटिक मटेरियल, ये इंफॉर्मेशन स्टोर करके बैठा हुआ है। हमारे जो पेरेंट्स थे उनकी भी इंफॉर्मेशन है ना हमें लोकेटेड, तो कहाँ पे है? डीएनए के अंदर। पर हमारी बॉडी में आरएनए भी होता है, और ये आरएनए कहाँ से बना? इसी डीएनए से। ये डीएनए खुल जाएगा और इसका क्या बन जाएगा? आरएनए। नाउ द प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एचपी का पेपर है फ्रेश वाला, तो उसमें आपको ये दिख सकता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है जब डीएनए किसमें कन्वर्ट हो जाता है? आरएनए के अंदर। अब आरएनए क्यों चाहिए हमारी बॉडी के अंदर? प्रोटीन बनाने के लिए। तो इससे बाद में क्या बनेगी? प्रोटीन बनेगी। लास्ट में प्रोसेस क्या होगा? प्रोटीन। और जब आरएनए प्रोटीन बनाता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। इस आर्टिकल में ये वर्ड्स आए हुए हैं तो पहले ही सुन लो इनको ध्यान से, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन एंड दूसरा आ गया ट्रांसलेशन। अच्छा ठीक है, ठीक है, चलो। तो ये नक्षत्र लोकेशन आई थिंक क्लियर है आपको, कौन सी ब्रांच है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। बाकी वायरस का आपको पता है, स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, जैसे आप बोलते हो ना कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल, पर ये वायरस जो होते हैं ये बिना सेल के होते हैं, इनके पास सिर्फ प्रोटीन का कोट लगा होता है, और उसी प्रोटीन कोट के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल इनका डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, और ये चेंज भी कर सकते हैं। आप एक वैक्सीन बनाते हो तब को आप सुनते हो कि एक नई स्टेन आ गई है, तो उसका मतलब होता है उन्होंने अपने जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर लिया, तो वो जो पिछली वैक्सीन थी वो अब किसी काम की नहीं रही, ठीक है। तो ये अडेप्ट हो जाते हैं। तो पहली चीज, और दूसरा, जब तक ये बॉडी के बाहर होते हैं ये कैसे होते हैं? नॉन लिविंग, मतलब बस उड़ रहे हैं डस्ट पार्टिकल की तरह। बट जैसे ही किसी बॉडी को हिट करते हैं, लिविंग बॉडी को, तो ये कैसे हो जाते हैं? लिविंग इन नेचर। तो दोनों इनके अंदर आपको पार्ट्स मिलेंगे, एंड इनका जो स्ट्रक्चर होता है काफी क्रिस्टलाइन होता है। बस अभी के लिए वर्ड याद रख लेना, क्रिस्टलाइन। इनका जो स्ट्रक्चर है क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन का मतलब ये होता है कि बिल्कुल सिमेट्री आपको दिखाई देगी। वैसे इसका ऑपोजिट अमरफस होता है जिसमें आपको सिमेट्री नहीं दिखती है, तो ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। तो प्रोटीन थी इसके अंदर, और दूसरा था जेनेटिक मटेरियल। इससे भी एक छोटी चीज होती है, वायरस से भी एक छोटी चीज होती है, उसमें प्रोटीन भी नहीं होता, उसमें सिर्फ जेनेटिक मटेरियल उड़ रहा होता है। वायरोइड्स, वायरोइड्स, उनको वायरोइड्स बोलते हैं। और एक और चीज होती है जिसमें सिर्फ प्रोटीन उड़ रही होती है, उसमें जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। पी फॉर प्रोटीन, पी फॉर प्रायंस। ये भी डिजीज कॉजिंग ही होते हैं, पर खैर अभी हमने प्रायंस भी नहीं पढ़े, वायरोइड भी नहीं पढ़े, हमने सिर्फ किसके फीचर देखे? वायरसेस के। तो ये जो वायरस है इसमें मैंने एक शब्द बोला, इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। तो जो सारा का सारा डेटा स्टोर करा जाएगा वो वायरसेस से रिलेटेड होगा, नंबर 1 थिंग। एंड जो दूसरी चीज आपने ध्यान में रखनी है, ये नक्षत्र के बारे में है, स्टेट ऑफ द आर्ट हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम। जब ये स्टेट ऑफ द आर्ट वर्ड आए, आर्ट दिख रही है आपको, मतलब कोई नई इनोवेशन लेके आए हैं हम, तो हाईली एडवांस्ड और मॉडर्न तरह की जो सिस्टम्स हम आज के टाइम पे अडॉप्ट कर रहे हैं, उसी की यहाँ पे बात हुई है नक्षत्र को लेके। और इसका मेन काम क्या होगा? वायरोलॉजिकल रिसर्च के ऊपर, वायरसेस की स्टडी के ऊपर। अब देखो ये थोड़ा सा कंप्यूटिंग लैंग्वेज के अंदर टर्म्स आएंगी, जैसे सिस्टम के अंदर होती है नोड्स, तो इसके अंदर आपको लगभग 12 नोड्स मिलेंगी। कुछ होते हैं कोर, कोर जो होंगे वो लगभग 700 के आसपास मिलेंगे, और जो टोटल स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो है 1 पेटाबाइट की। जैसे गीगाबाइट आपने सुना होगा, कितने एमबीज आएंगे उसमें? 1024। तो गीगाबाइट से ही एक कदम आगे जाओगे तो देयर इज पेटाबाइट, तो इसके अंदर 1024
गीगाबाइट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये यूनिट्स हैं, इनको आप ध्यान में रखोगे। ये स्टोरेज कैपेबिलिटी है, ताकि अभी जो वायरसेस हमें पता है वो और आगे पता नहीं कितने आएंगे, वो उन सभी का डाटा हम इकट्ठे कैलकुलेट कर सके और सर्वेलियांस कर सके। नाउ द फीचर्स, सबसे पहला जो काम रहेगा वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स के ऊपर है, यानी कि हमने क्या किया, बायोलॉजिकल सिस्टम्स को कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच कर दिया। आज के टाइम पे होता है ना, आपने देखा होगा सीआईडी वगैरह अगर देखा हो, तो वो सैंपल लगाते हैं, कंप्यूटर के अंदर सारी डिटेलिंग आ जाती है। तो दैट इज मतलब सबसे लेमन एग्जाम्पल अगर मुझे देना हो बायो इन्फॉर्मेटिक्स का तो वही है। देन यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग। सिक्वेंसिंग नाम से पता लग रहा है किस चीज की सिक्वेंसिंग करी जाएगी, डीएनए की, जेनेटिक मटेरियल की। फिर आगे लिखा है ट्रांसक्रिप्टोमिक्स। अब ये जो हेडिंग आएगा ना ट्रांसक्रिप्टोमिक्स, इसके अंदर सिर्फ किसकी आएगी, आरएनए की सीक्वेंसिंग। अभी देखा आपने डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या प्रोडक्ट आई थी, आरएनए आई थी। तो आरएनए की जहां पे जेनेटिक सीक्वेंसिंग करी जाएगी उसे क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्टोमेटिक्स या क्रिप्टोमिक्स। फिर आता है मेटाजीनोमिक्स। मेटाजीनोमिक्स काफी एडवांस्ड वर्जन है हमारी जेनेटिक साइंसेस के अंदर। इसमें क्या किया जाता है, कोई भी डीएनए मटेरियल मिट्टी के अंदर गिरा हुआ था, हवा में उड़ रहा था, तो उसको कैलकुलेट किया जाता है, उस सैंपल को एक्सट्रैक्ट करा जाता है। तो जो मेटाजीनोमिक्स है, एनवायरमेंट से जब आपने सैंपल को लिया, एनवायरमेंट से लेंगे सैंपल, किस चीज का सैंपल, अगेन जेनेटिक मटेरियल का। ठीक है, तो वो उसको क्या बोलते हैं, ब्रांच को मेटाजीनोमिक्स। तो वायरसेस तो हवा में ही उड़े हुए हैं ना, तो वहीं से उसको सैंपल को कैलकुलेट इकट्ठा कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे, कैलकुलेट बोल रही हूँ बार बार, मेटाजीनोमिक्स बोलेंगे। देन आते हैं फाइलोजेनेटिक्स। जब ये फाइलोजेनेसिस, फाइलोजेनेटिक्स आ जाए तो समझ लेना इवोल्यूशनरी स्टडी करी जाएगी। पास्ट के साथ किसी वायरस को जोड़ा जाएगा कि पहले तो नहीं आया था ये वायरस। तो फाइलोजेनेटिक्स का मतलब है यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल होगा उसकी हम देखेंगे इवोल्यूशनरी स्टडी। इवोल्यूशन का क्या मतलब होता है, ग्रेजुअल चेंज। जिराफ की स्टोरी सुनी होगी आपने कि पहले बकरी की तरह दिखता था, पर घास खत्म हुई तो पेड़ों के ऊपर खाने लगा। जैसे जैसे वो अपनी स्ट्रेच लगा नेक को करने, उसकी आज के टाइम पे नेक आपको लंबी ही दिखती है, पर ऐसे थोड़ी हुआ होगा कि अगला जो बच्चा पैदा हुआ उसकी एकदम से ही नेक बड़ी हो जाएगी। नो, वो ग्रेजुअल प्रोसेस होती है, ईयर्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं उस चीज को होने में। तो फाइलोजेनेटिक्स का क्या मतलब है, आज का जो जेनेटिक मटीरियल है वायरसेस का, उनकी देखेंगे इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, यानी कि पास्ट में क्या क्या उनके ट्रेंड्स रहे हैं। ठीक है, एंड जो नेक्स्ट आता है वो है स्ट्रक्चरल बायो इन्फॉर्मेटिक्स। यहाँ पे स्ट्रक्चर एनालाइज करा जाएगा वायरस का। कईयों की शेप आपको ऐसी दिखेगी, एक दिन आपने बैक्टीरियोफाज पढ़ा था, याद है कैसा था वो शेप में, ये अभी पीछे देखा आपने, ये सर्कुलर दिखा आपको, वो था कुछ ऐसा जैसा हेक्सागोनल शेप का। फिर यहाँ पे ऐसे बड़ी सी टांगे लगी हुई थी, फिर बैक्टीरिया को जाके इन्फेक्ट करता था। तो मतलब स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस किया जाएगा। लगे पता? तो जीनोमिक रिसर्च को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए ये नक्षत्रा प्रोग्राम शुरू करा गया है आईसीएमआर के द्वारा, जिसकी ब्रांच कौन सी आएगी, एनआईवी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वायरोलॉजी। और कौन सी स्कीम के अंडर आएगा, मिशन के अंडर आएगा, तो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, एक मिस्टेक होगी। गीगाबाइट के बाद पहले टेराबाइट आता है, फिर टेराबाइट के बाद पेटाबाइट आता है। तो 1024 टेराबाइट्स आएंगे एक पेटाबाइट के अंदर। किसने बताया, प्रीक्षित ने बताया, थैंक यू प्रीक्षित। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट। द फैसिलिटी कहाँ पे है, तो वो मैंने आपको लोकेशन बता दी। बाकी आईसीएमआर वो मेन बॉडी है, तो सेंट्रल बॉडी की तरह एक्ट करेगी। यहाँ पे गवर्नमेंट की बात नहीं हुई है। जो मेन बॉडी होती है मेडिकल फील्ड के अंदर, किसी भी फील्ड के अंदर, उसको भी क्या बोलते हैं, सेंट्रल बॉडी ही बोलते हैं। और नेक्स्ट सिग्निफिकेंस क्या रहेगा, जिस काम को करने में 1 हफ्ते लग जाते थे सीक्वेंसिंग को, अब उसको 24 घंटे यानी कि 1 दिन, या फिर 48 घंटे यानी कि 2 दिन लगेंगे। मतलब टाइम रिडक्शन हुई तो आपका टाइम बचेगा काम करते हुए, आप और रिसर्च कर सकते हो। तो इससे क्या होगी, हमारी कैपेबिलिटी जीनोमिक सर्वेलियंस के अंदर और ज्यादा इंक्रीज करेगी। आप सुनते हो यूएस के बारे में, जैसे इंडिया में क्या होता है, कोई भी क्राइम कमिट होता है तो फॉरेंसिक से लास्ट में रखी जाती है कि देखा जाएगा कि बुलाना है कि नहीं बुलाना है। पर यूएस जाओगे, वहां पे पहली प्रायोरिटी जो होती है वो पुलिस की होती है, पर पुलिस का काम सिर्फ एक होता है, क्राइम सीन को बाउंड करना। वो देखी होगी आपने, येलो कलर की स्ट्रिप लगाई जाती है, क्राइम सीन डू नॉट क्रॉस, तो वो वाला काम होता है पुलिस का। पहले फॉरेंसिक्स आती है। तो उस फील्ड में हम कहीं ना कहीं पीछे हैं, तो उसी को और ज्यादा प्रिपेयर्डनेस के पर्पज से हमने बूस्ट करना है। ठीक है, तो ये नक्षत्रा प्रोग्राम था, इंपॉर्टेंट है नॉट ओनली फॉर द प्रीलिम्स, इसको आप मेंस में भी यूज कर सकते हो। हेल्थ के ऊपर आप कोई टॉपिक लिख रहे हो, वहां पे कर सकते हो ना इसको आप मेंशन, कि डिजीज से बचने के लिए पहले ही हम प्रिपेयर हो सकते हैं अगर ऐसे नक्षत्रा जैसे प्रोग्राम को और ज्यादा प्रमोट किया जाए। तो एग्जाम्पल तो करंट अफेयर से ही आएंगे। ठीक है, चलो
यस, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यस नताशा, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट। अब इंडिया ने क्या किया, 3500 किलोमीटर और ऐड कर लिए थे अपने कोस्ट लाइन के अंदर। तो कैसे हुए, मैंने आपको आंसर पहले दे दिया है। क्या रीजन था, एकेडमिक नेचर। पहले हमारे पास कन्वेंशनल मेथड्स हुआ करते थे, जो स्केल होती थी, इंची टेप देखा होगा आपने। अब तो इंची टेप भी एडवांस्ड वर्जन के आ चुके हैं। पहले क्या होता था, एक बंदा पकड़ेगा एक तरफ से, दूसरा दूसरे कॉर्नर पे जाएगा, तो मैनुअल वर्क ज्यादा हुआ करता था। अब हमने क्या किया, टेक्नोलॉजी को ज्यादा ऐड कर दिया है, तो उसकी वजह से एरर काफी हद तक रिड्यूस हुए हैं। तो यहाँ पे देखो, कोस्ट लाइन के रैंकिंग अगर आपसे पूछी जाए तो सबसे पहले पे तो आएगा अब गुजरात। पहले भी गुजरात ही था, अभी भी गुजरात ही था, पर दूसरे और तीसरे रैंक पे शफलिंग हो चुकी है। दूसरे पे 7516 किलोमीटर जब हुआ करता था तो आंध्र प्रदेश का रैंक था, पर अब आंध्र प्रदेश को सरपास कर गया है तमिलनाडु, और तीसरे पे आएगा आंध्र प्रदेश। तो ये रैंकिंग भी आप ध्यान में रखोगे। और अगर यूटीज की बात करोगे तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में देखो 3083 किलोमीटर, अगर यूटीज भी होंगी। स्टेट का रैंकिंग यहाँ पे ध्यान रखना है, यूटी को भी जोड़ लिया जाए तो 3083 किलोमीटर की कोस्ट लाइन आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। एंड ये डाटा किसने दिया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। ठीक है, शुरू के 3 याद रखने हैं, बाकी टोटल कोस्टल एरियाज जो आपको इंडिया के अंदर मिलेंगे इंक्लूडिंग यूटीज, तो टोटल होंगे 13। वही वाले, यहां से आप शुरू करोगे गुजरात वाले क्षेत्र से, फिर आएगा महाराष्ट्र, यहां पे आ जाएगा गोवा, देन आएगा कर्नाटका, कर्नाटका के बाद केरला, ऊपर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, और यहाँ पे वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये वाला सारा एरिया आ जाएगा। एंड एक और चीज यहाँ पे देखना, बीच में दमन एंड दीव रह गया, इस वाले पार्ट पे आ जाएगा दमन एंड दीव, एंड पौंडीचेरी यहाँ पे आ जाएगा बिल्कुल कॉर्नर पे। एंड दूसरा आपने देखा लक्षद्वीप, और यहाँ पे आ जाएगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो इन वाले एरियाज के हमने एनालिसिस करी है। कौन सी मिनिस्ट्री आएगी, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। तो पहले था 7516 किलोमीटर, अब आ जाएगा 11098 किलोमीटर। इस साल के लिए आपको ये पूरा का पूरा नंबर पता होना चाहिए, 11098 किलोमीटर। अब हुआ क्या, देखो आइलैंड्स जो होते हैं, आइलैंड द्वीप दो तरह के होते हैं, एक को आप इनशोर या फिर इनको ही ऑन शोर वर्ड भी कई जगह पे लिखा हो सकता है, और दूसरे होते हैं ऑफ शोर। जब भी वर्ड आ गया ना ऑफ शोर, शोर मतलब किनारा, किनारे से दूर, दूर कहां पे होगा, पानी के अंदर। तो मतलब जब आप यहाँ पे खड़े हो जमीन के ऊपर, ये आप हो, यहां से आप देख रहे हो, पर अभी पानी का लेवल बहुत ज्यादा हाई है, तो ये द्वीप जो होते हैं ये डूब जाते हैं, मतलब यहाँ पे कोई ह्यूमन सेटलमेंट आपको नहीं मिलती, पर जमीन तो है ना अपनी। तो अब यहाँ पे हाई टाइड्स थे तो आपको ये दिखाई नहीं दिए, तो आपने मेजर भी नहीं करे, पर थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ, वाटर का लेवल एकदम से नीचे गया, एक्सेसिव गर्मी हो रखी है, दूसरी तरफ फ्लड्स आ रहे हैं, इधर वाटर का लेवल नीचे दिखेगा, तो आपको क्या होगा, अचानक से ये जो छोटे छोटे आइलैंड से ये दिखाई देंगे लैंड मास के ऊपर से। तो पहले के टाइम पे ये वाले आइलैंड स्किप हो गए थे, तो अब हो गया ना डिस्टेंस इंक्रीज, जब आपने देखा कि नहीं यार ये तो जुड़े हुए हैं यहाँ पे मेन लैंड के साथ, पर पानी का जब लेवल हाई होता है तो उस वजह से गायब हो जाते हैं। अब आपको दिखाई दिया, अब आप इसकी मेजरमेंट कर रहे थे। ठीक है, तो एक तो आइलैंड्स ऐड हुए, नंबर 1। दूसरी जो चीज होती है वो है इनशोर या फिर ऑनशोर। इनशोर का मतलब होता है बिल्कुल किनारे के साथ होंगे, ये बहुत डिस्टेंस पे आपको दिखेंगे, ऐसे दिखेंगे दूरी पे कि हाँ उधर कुछ तो दिखाई दे रहा है, दैट इज ऑफ शोर, मतलब किनारे से बहुत ज्यादा दूर। अब ये जो इनशोर होंगे ये अगेन लैंड मास है, ये बिल्कुल ही चिपके होते हैं। बारिश होएगी, वाटर लेवल इंक्रीज करेगा, आपको नहीं दिखाई देंगे, फिर से जो वाटर लेवल है डाउन जाएगा, अब आपको दिखाई दे रहे हैं। टेम्परेरी यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट्स भी मिल जाती हैं। तो अब आपने क्या देखा कि इसको तो हमने काउंट ही नहीं किया पहले, क्योंकि वाटर का लेवल ज्यादा था, तो अब इसको भी कैलकुलेट कर लिया। तो इनशोर और ऑफशोर जो आइलैंड्स हैं, इस बार उनके डिस्टेंसेस को भी इंक्लूड करा गया है, तभी ये डिस्टेंस लगभग 11098 किलोमीटर तक पहुंचा है। उसके बाद आप सुनोगे एस्चुरीज और दूसरी तरफ है डेल्टा। डिफरेंस आई थिंक क्लियर है, फ्रेश वाटर, पर इस तरफ सेडिमेंट्स बहुत ज्यादा आते हैं, और जब सेडिमेंट आते हैं तो डेल्टा की फॉर्मेशन, और यहाँ पे सेडिमेंट्स बहुत कम होते हैं तो कोई डेल्टा नहीं आपको मिलेगा, बाकी फ्लोरा एंड फौना काफी यूनिक यहाँ पे मिल जाती है। अब कई बार क्या होता है, आपने सुना होगा वाटर जो है वो जमीन को तोड़ता है, फ्रैक्चर्स क्रिएट करता है। कई बार ये पहले स्मूथ था बिल्कुल, यहाँ पे ये लैंड एरिया है सारा, और ये पानी अपने हिसाब से फ्लो कर रहा था, क्या हुआ अचानक से थोड़ा सा क्रैक यहाँ पे बना। अब ये क्रैक जमीन के हिसाब से सोचोगे तो थोड़ा सा तो आप नोटिस भी नहीं करोगे, पर जब यही क्रैक स्ट्रीम की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ होगा, जिनको हम ज्योग्राफी में बोलते हैं इनलेट,
अभी आपको दिखाई दे रहा है कि समंदर का पानी इधर को आ रहा है जमीन की तरफ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्रैक पड़ा, वो क्रैक जो था वो वाइड होता गया, तो कोस्ट तो बन गई ना। यहाँ पे पहले क्या था, स्मूथ था, अब यहाँ पे क्रैक बन चुका है, अब ये भी तो काउंट करना पड़ेगा। तो ये माइन्यूट जो डिस्टेंसेस थे वो भी इस बार काउंट करे गए हैं, तभी हमारा ये जो डेटा है वो फ्रॉम 7516 किलोमीटर टू 11098 किलोमीटर। इसके अलावा हाँ जी, हाँ पड़ता है। डिस्टेंस का तो नहीं पड़ता, विजिबिलिटी का पड़ता है, डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा, पर वो पहले देखे ही नहीं थे। तो ये पूरा इंडियन एक्सप्रेस ने सर्वे करा कि क्या क्या रीजंस रहे, तो मेन जो रीजन फाइंड आउट होके आया है वो एकेडमिक नेचर का आया है। एकेडमिक नेचर मतलब पहले हम कन्वेंशनल मेथड पे ज्यादा डिपेंडेंट थे, पर अब हम कन्वेंशनल को छोड़ के टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट हुए। ठीक है, ओके नेक्स्ट, ये देखो अब स्केल के ऊपर आ गया पहला रीजन। हाँ, मैं बे का भी बता रही थी, वो भी सुन लो। उसके अलावा आप खाड़ियों के बारे में सुनते हो, जैसे बे ऑफ बंगाल सबसे बड़ी है, तो यहाँ पे भी छोटे मोटे डिस्टेंसेस थे, छोटे मोटे आइलैंड्स थे, वो पहले स्किप हुए थे, तो उनको भी हमने ऐड कर लिया हुआ है। तो बहुत सारी एडिशंस हुई हैं इस बार, इसी वजह से 3500 किलोमीटर का आपको डायरेक्ट इंक्रीमेंट मिलेगा। नाउ स्केल्स के ऊपर बात करते हैं। पहले जो स्केल यूज हुई थी वो 1:45 लाख। अब ये डिस्टेंस भी तो लंबा होएगा तो किलोमीटर्स में चलेगा, तो इतने ये वाली स्केल हुई। अब थोड़ी और माइन्यूट स्केल हमने यूज करी, ताकि ये जो इनलेट्स थे जहां पे डिस्टेंस कम था उनको भी मेजर किया जा सके। तो अब आपको जो स्केल मिलेगी वो 1:2 लाख 2.5 लाख की मिलेगी, मतलब छोटी कर दी आपने वैल्यू, तो छोटे एरियाज को भी आप बेटर मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो नंबर वन जो फैक्टर है वो नए मेजरमेंट टेक्निक्स में आया, हमने और ज्यादा माइन्यूट स्केल्स का यूज किया डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। देन हाई रेजोल्यूशन डाटा, अब हमारे पास ड्रोन्स भी आ चुके हैं, टेक्नोलॉजी हमारी एडवांस हो चुकी है, तो इसी वजह से हमने जो कर्व पॉइंट होते हैं उनका जियोस्पेटियल डाटा भी अटेन कर लिया। जियोस्पेटियल यानी कि 3D की बात हो रही है। अब आपके पास जो छोटे छोटे कोस्टल पार्ट्स भी थे उनको भी आप मेजर कर पा रहे हो, तो हाई रेजोल्यूशन डाटा, ज्यादा इंट्रिकेट डिटेल, माइन्यूट डिटेल्स आपको अब पता है। नेक्स्ट आता है प्रीवियस मेथड कैसा था, तो कन्वेंशनल ज्यादा था, यानी कि मैनुअल ज्यादा था, हाथ से काम ज्यादा करते थे लोग, लोगों की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा थी। और इस बार ये देखो ऑफशोर आइलैंड्स को भी इंक्लूड करा है, जो मेन लैंड से काफी दूरी पे थे, पानी का लेवल इंक्रीज था, आपको दिखाई नहीं दिए थे, अब आपको पता लगा कि यहाँ पे आइलैंड एग्जिस्ट करता है, तो आप गए वहां की भी मेजरमेंट ली, तो उसको भी अपनी कोस्ट लाइन के अंदर इंक्लूड करा हुआ है। तो ये पहले छोड़ दिया जाता था प्रीवियस कैलकुलेशन के हिसाब से। उसके बाद कोस्टलाइन पैराडॉक्स, ये देखो मैथमेटिकल फिनोमिना है, कोस्टलाइन इंक्रीज, ये तो चलता घटता बढ़ता रहेगा। कभी आप देखोगे सॉइल इरोजन हो जाते हैं, और वैसे ही आपका पानी जब काटता हुआ चलता है जमीन को, तो कोस्टल लाइन तो उतनी रहेगी, कई बार इंक्रीज करेगी, कई बार डिक्रीज करेगी। तो फिर से अगर मेजर करते हैं अगले 10 सालों के अंदर, तो फिर से हमें इंक्रीज डिक्रीज मिल सकता है देखने को। ठीक है, तो ये चलती रहेंगी। एंड फ्रैक्टल नेचर, ये हमने देख लिया कि फ्रैक्चर्स आते रहते हैं। फ्रैक्टल नेचर वही था, पहले स्मूथ था, फिर बीच में फ्रैक्चर क्रिएट हुआ, इनलेट वहां पे बन गया, इनलेट यहाँ पे छोटी सी स्ट्रीम निकल के आ जाएगी, तो ये फ्रैक्टल तो चलता ही रहेगा। पानी काटता है, आपने सुना होगा, हाई प्रेशर पे डायमंड को पानी से ही कट किया जाता है, तो नेचुरल कटर जो सबसे ज्यादा शार्प है वो पानी ही होता है। देन नेक्स्ट आ जाओ, ये देखो बे, इनलेट, रॉक्स, सारे एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट आ जाओ, देखो अब लैंड रिक्लेमेशन भी करते हैं। इंडिया के अंदर तो ये मेथड नहीं करा जाता, पर दुबई का आपने ये पाम आइलैंड सुना होगा, यहाँ पे सेटलमेंट्स है ना, यहाँ पे क्या करते हैं, पानी के अंदर बहुत ज्यादा डिपोजिशन करवा देते हैं मिट्टी की, इतने लेवल पे करवाई जाती है कि यहाँ पे घर वगैरह बनाए जा सके, तो यहाँ पे आपको आराम से बिल्डिंग्स, होटल्स, रेस्टोरेंट सब दिखाई देता है। तो ये आर्टिफिशियली मेड है, इसी मेथड को क्या बोलते हैं, लैंड रिक्लेमेशन। तो जो लैंड रिक्लेमेशन है, मतलब आपने जमीन का यूज किया फॉर द ह्यूमन सेटलमेंट, जो भी पर्पस हो सकता है, टूरिज्म को इन्हांस करने के लिए, एस्थेटिक व्यू देने के लिए, वो सारे इसके पर्पस आ सकते हैं। तो लैंड रिक्लेमेशन भी एक एग्जांपल है कि आने वाले सालों में इंडिया भी अगर कुछ ऐसे काम करना शुरू करता है तो दोबारा से कोस्ट लाइन इंक्रीज करेगी। अब देखो यहाँ पे पहले था ही नहीं कुछ नहीं, अब ऑब्वियस ही बात है ये भी तो कोस्ट लाइन में इंक्लूड होगा, तो ये इंक्रीज डिक्रीज चलता रहेगा अपना। देन नेक्स्ट आ जो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ आइलैंड्स, आइलैंड्स भी बहुत सारे बने हैं विद टाइम, ऑफशोर वाले जो बोले। अब ऑफशोर का डाटा देखो, जो सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया ने दिया है, एक ऑफिस होता है सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया, ये सर्वेज ही कंडक्ट करवाते हैं कोस्ट लाइन के आसपास। तो इन्होंने क्या देखा, ऑफशोर के नंबर में भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। ये देखो ऑफशोर यानी कि मेन लैंड से काफी दूरी पे आपको ये दिखाई देंगे, पानी के अंदर होंगे। इनशोर, गुजरात का एग्जाम्पल देखो, 108 ऑफशोर आइलैंड्स मिले हैं गुजरात वाले एरिया के ही अंदर, और इनशोर कितने हैं, तो सिर्फ 36 है। तो टोटल आइलैंड्स आपको यहाँ पे 144 के आसपास मिल जाएंगे। वैसे ही अगर आप आगे चलोगे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तो यहाँ पे आपको
ऑफशोर आइलैंड लगभग 836 मिलेंगे। यहाँ पे मेजॉरिटी 836 ही है, इनशोर का कोई डाटा नहीं प्रोवाइड करा गया है। किसने ये डाटा दिया है? तो ऑफिस ऑफ सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये भी बॉडी भी याद रखनी है। पिछला जो डाटा देखा आपने कि कितना कोस्ट लाइन का डिस्टेंस है, वो दिया था मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज ने, पर ये वाला डाटा उन्हीं की सब ब्रांच होती है, ऑफिस ऑफ सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। तो इन्होंने ये ऑफशोर और इनशोर आइलैंड्स का डेटा भी दिया। सारे नहीं याद करने, एक दो एग्जांपल याद रख लेना बस कि कितने ऑफशोर हैं। पर यहां से हमें क्या पता लगा कि ऑफशोर आइलैंड ज्यादा है, जो पहले स्किप ही हो जाते थे, तो अब इनको भी मेजर कर लिया गया है। नंबर में डिफरेंस देख लो, इनशोर तो पहले भी कैलकुलेट हो गए थे, मेनलैंड के साथ जुड़े होते थे रीजन, पर ऑफशोर दूरी पे हुआ करते थे, तो ये स्किप ही हो गए थे। अब देखो गुजरात में 108 तो ऑफशोर ही है जो पानी से दूर है, पर इनलैंड देखोगे, इनशोर देखोगे तो सिर्फ 36 है। ठीक है, तो ऑफशोर का आइलैंड्स का बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है, जिसकी वजह से हमारी कोस्ट लाइन और ज्यादा इंक्रीज हुई है। तो एक दो एग्जांपल आप डेफिनेटली याद करोगे, स्किप नहीं करना है, एंड बॉडी ध्यान में रखिएगा, ऑफिस ऑफ सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। बाकी इंप्लीकेशन क्या है? सबसे पहला रीजन एकेडमिक है नेचर में, पर इरेलीवेंट भी नहीं बोल सकते क्योंकि इंक्रीज डिक्रीज चलता रहेगा, फ्रैक्टल नेचर है हमारी जमीन का। उसके बाद टेरिटरी को बेटर अंडरस्टैंड करना है, टेरेन को बेटर अंडरस्टैंड करना है, तो कोस्टल एरियाज का पता होना चाहिए, तो ये इसके इंप्लीकेशन आगे। बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव, डेवलपमेंटल, सिक्योरिटी इंप्लीकेशन भी रहेंगी, ऑपरेशनल सिग्निफिकेंस, जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की ही बात करते हैं, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो हमें इसके कोस्टल एरियाज का पता होना चाहिए। अब छोटे मोटे आइलैंड देखो, ऑफशोर आइलैंड ही कितने मिल गए आपको, 836 के पास में, तो स्ट्रेटेजिकली वैल्यू है उनकी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। डन। तो क्या क्या पैरामीटर्स ऐड हुए हैं, जैसे नई स्केल, नया रेजोल्यूशन, हाई रेजोल्यूशन आपने यूज किया, टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूज करा, एकेडमिक नेचर का ज्यादा था, मैथमेटिकल कैलकुलेशन ज्यादा थी, ऑफशोर आइलैंड्स का नंबर इंक्रीज हुआ। जब उनको भी मेजर करा तो हमारी जो कोस्ट लाइन थी वो डायरेक्टली 7516 किलोमीटर से 11098 किलोमीटर तक इंक्रीज हुई है। ठीक है, मनदीप लास्ट में बता दिया कि बेटर पॉलिसीज आपको बनानी है, कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो आपको पता तो हो कि यहाँ पे जमीन फ्रैक्टल तो नहीं है, नेचर में टूट तो नहीं रही है। पता लगा कल को आपने बिल्डिंग बना दी, नीचे से स्ट्रीम निकल आई है, पूरी की पूरी जमीन में धंसेगी। केरला में जब भी फ्लड जाते हैं आपने देखा होगा, घर के घर नीचे गिर जाते हैं, क्यों? जमीन फ्रैक्टल थी नेचर में। तो कोस्ट लाइन के बारे में हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और इतने सारे ऑफशोर आइलैंड्स अगर मिल रहे हैं तो स्ट्रेटेजिकली भी इंपॉर्टेंट है, हमारी नेवी, कोस्ट गार्ड्स, उनके लिए भी इंपॉर्टेंस प्ले करते हैं। ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन आया था, अब मैं भूल गई, जब आएगा दोबारा से मैं पूछ लूंगी बीच में ही। चलो नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, दैट इज पेरियार टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व अगेन आजकल का जो पैटर्न है वो मैच द फॉलोइंग ज्यादा है, तो आप ध्यान रखेंगे इसकी लोकेशन आपको तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर पे मिल जाएगी। बाकी जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी टाइगर रिजर्व से इंपॉर्टेंट है। हाँ याद आ गया, सुनो अब पहले इसको छोड़ दो। देखो जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, प्री में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ज्यादा आएगा, मतलब आपके सामने ही आंसर लिखे होते हैं, 4 ऑप्शन दे दी होती हैं आपको, आपने आइडेंटिफाई करना है कि क्या इसका सही आंसर है। तो ये तो बात हुई प्री की। अब जैसे पीछे डाटा क्या था, 7516 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे एक तो ये बनाया जा सकता है इसका क्वेश्चन कि 7516 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक का डिस्टेंस इंक्रीज हुआ है हमारे कोस्टल एरियाज में। दूसरा ऑप्शन ये बनाया जा सकता है कि 7516 किलोमीटर से 5000 हो गया, यानी कि रिड्यूस हुआ है। ठीक है, तीसरा ये भी बनाया जा सकता है कि 751610 लिख लेते हैं यहाँ पे, 10 किलोमीटर से 11098 किलोमीटर तक का, पर ये गलत लिखा हुआ है। और एक ऑप्शन आपको मिल सकता है कि 7516 किलोमीटर टू 11098 किलोमीटर। अब ताजा ताजा पड़ा है, अभी आपको ये पता चल जाएगा कि ये वाली ऑप्शन ठीक थी यहाँ पे। ये तो वैसे यूपीएससी के हिसाब से मीडियम कैटेगरी का क्वेश्चन है कि अगर आपको आइडिया भी है तो आप 2 में ही फंसोगे, वहां से आप सॉल्व कर लोगे। पर सबसे डेंजरस कब होगा, जब 11097, 11098, 11099 या फिर 11096, कुछ ऐसी ऑप्शंस बना के देगा, तब आप फंसोगे। अगर आप इसको रिवाइज नहीं करोगे बाय द एंड ऑफ जब भी एग्जाम आएगा आपका, आप भूल चुके होंगे, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। तो मतलब क्वेश्चन टफ नहीं होता है, उसको बनाया जाता है। यहाँ से ये दिखेगा दोनों ऑप्शंस के अंदर डिफरेंस है ना, यहाँ पे आप एलिमिनेट कर पाए बेटर तरीके से, पर यहाँ पे एलिमिनेट नहीं हो पाएगा अगर रिवाइज नहीं किया होगा। तो आपने साथ साथ में रिवाइज करना है। ये तो हुआ प्री का। दूसरी जो चीज आपने याद रखनी है, कोस्ट लाइन का जो पूरा का पूरा डिस्टेंस था वो कौन सी मिनिस्ट्री थी आपकी, तो पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। पर जो आइलैंड का सर्वे करा वो इन्हीं की ब्रांच थी, कौन सी, सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। ये भी प्री में पूछा जा सकता है। मींस में क्या बनेगा इससे कि कैसे इंक्रीज हुआ,
वहां पे वाई लगा देगा, आपको क्वेश्चन मार्क लगा देगा। तो इसी के ऊपर आप एक आंसर भी लिख के आओगे छोटा सा। कोस्ट लाइन का जो एरिया इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 7516 किलोमीटर टू 11098 किलोमीटर, वो क्यों हुआ है, विद एग्जाम्पल देना है, सुटेबल एग्जाम्पल। तो जो भी याद रहता है सारा इसमें लिख के आओगे आप, ठीक है। तो रेलिवेंट आर्टिकल था, आपके ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट था। चलिए जी, नाउ पेरियार टाइगर रिजर्व के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले लोकेशन आपको क्लियर करनी है, केरला में आ जाएगी बिल्कुल इस पॉइंट पे। ये देखो यहाँ पे केरला वाला पार्ट है, इधर तमिलनाडु वाला पार्ट है, यहाँ बीच में आपको ये पेरियार टाइगर रिजर्व मिलेगा। ऊपर जाओगे यहाँ पे तो वहां पे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व आपको मिल जाता है, नीलगिरी हिल्स भी बोलते हैं, और जब इसको बायोस्फीयर रिजर्व का टाइटल दे दिया तो बायोस्फीयर रिजर्व भी बोलेंगे, विच इज लोकेटेड ऑन ट्राई जंक्शन। तीन केरला आ गया, तमिलनाडु और इधर कर्नाटका वाला एरिया। चलो अभी नीलगिरी की बात नहीं करेंगे, हम फोकस करेंगे पेरियार टाइगर रिजर्व पर। मेरा पहला सवाल आपको पता ही होगा क्या है, बताओ क्या है। हाँ बताओ, टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ रहे हो तो क्या सवाल होगा मेरा पहला। हाँ जी, ऑनलाइन वाले, ठीक है। एक्ट और आप बताओ क्या सवाल होगा, इतना तो जान ही गए अब मुझे आप। हाँ ठीक है, बहुत आगे आगे आप थोड़ी सी वैल्यू एडिशन करो। और टाइगर रिजर्व को डेजिग्नेट कैसे किया जाता है बताइए, फिर क्राइटेरिया कौन बताएगा। पढ़ चुके हो आप ये एक दिन, कुमरो भीम, याद आया, कंजर्वेशन रिजर्व आपने पढ़ा था। बस तो अब बताओ टाइगर रिजर्व को कैसे डेजिग्नेट किया जाता है। हाँ वेरी गुड, चलो फिर आंसर करो ऑनलाइन। चलो ये तो आप ही करोगे आंसर, क्योंकि मैंने 2-3 बार रिवाइज करवाया, फिर मैंने आपसे पूछा था, और जिसको नहीं है याद वो आंसर सुनेगा ध्यान से, मैं उनसे भी पूछूंगी आज। जल्दी से करो दिमाग के अंदर याद। मनदीप 36 था, सेक्शन कितना था बताओ, सेक्शन 38 था, 38। ठीक है, नहीं पूरे स्टेप्स बताओ, ऐसे नहीं, सेक्शन छोड़ दो, मुझे प्रोसीजर बताओ जल्दी से। ऑनलाइन वाले जल्दी से लिखेंगे, एक भाग गया कि ये तो नहीं है, मैं हमको बस पूछने की लगी रहती है, हमने क्या करना है आंसर करके। हाँ बस वही वाला है, बताओ स्टेप्स में बताओगे, करो शुरू। हम्म, नो 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 नो, अभी जो बोलेगा आराम से वही बोलेगा पहले। चलो ठीक है, यहाँ पे आप रुक गए। इन्होंने बोला कि पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जाएगा, वो देखेगा टाइगर का नंबर तो इंक्रीज है डिक्रीज है, वो सारा सर्वे करेगा, फिर रिपोर्ट किसके पास देगा, स्टेट गवर्नमेंट। बताइए जी, कौन बताएगा आगे, हैंड रेस, कनफ, यस। और एनटीसी एक ऐसी बॉडी थी, स्टेट्यूटरी बॉडी थी, मतलब सेंट्रल आपको इसलिए याद रहा क्योंकि ये पैन लेवल इंडिया के ऊपर काम करती है। तो जो फाइनल अप्रूवल होता है वो कौन देता है वैसे, एनटीसीए। फिर ऑफिशियल गैजेट के थ्रू हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वो अनाउंस कर देती हैं ये वाला रिजर्व जो है वो टाइगर रिजर्व हमने डिक्लेयर कर दिया है। तो फाइनल अप्रूवल किसने दिया, एनटीसीए ने, कि हाँ जी इसको हम टाइगर रिजर्व बोल सकते हैं। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि इसको लॉ पास करके बनाया गया था। एंड देन क्या होगा, न्यूज़पेपर में भी तो देना पड़ेगा, ऑफिशियल गैजेट के अंदर भी तो देना पड़ेगा, वो कौन दे देगा, उसी स्टेट की गवर्नमेंट। ये बस इंफॉर्मेशन कन्वे कर देंगे पब्लिक के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे बन गया आपका टाइगर रिजर्व। नाउ कम्स सेक्शन नंबर 38। कौन सा एक्ट था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अब इसमें आपने दो बोले थे मैंने याद करने को, एक 5 था और एक 10 था, बताओ फिर अब किसमें क्या आएगा। ओके पक्का, पक्का, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा था टाइगर रिजर्व्स का मेंशन है, और यहाँ पे एनटीसीए अप्रूवल देगा उसका मेंशन आ जाएगा। हाँ उल्टा है, उल्टा है, उल्टा है, सॉरी सॉरी। एनटीसीए आएगा पहले, क्योंकि अप्रूविंग बॉडी तो वही है ना एनटीसीए, प्रोजेक्ट टाइगर भी इन्हीं के प्रेजेंस में शुरू हुआ था, तो यहाँ पे एनटीसीए आएगा। एनटीसीए ने अप्रूवल दिया कि क्या बना सकते हो आप, टाइगर रिजर्व, ये उल्टा लिख दिया था, हाँ ठीक है। तो 38(5) एंड 38(10), तो ये दोनों आपने याद रखने। 36 नहीं था, 36 में क्या था, यस, तो जो आपने कंजर्वेशन रिजर्व देखा था, जैसे कुमाऊं भीम आपने कंजर्वेशन रिजर्व देखा था, उस दिन कौन सी स्टेट्स आई थी, छत्तीसगढ़, मेन कौन सी थी, पहले मध्य प्रदेश थी, और नहीं तेलंगाना कहाँ गई, बीच में थी, साइड में महाराष्ट्र मध्य प्रदेश और साइड में थी छत्तीसगढ़, ठीक है। तो याद रखने, क्या हुआ,
और कौन सी थी? अच्छा तेलंगाना थी, यस तेलंगाना थी, मेरी मिस्टेक हुई, तेलंगाना थी, यस। उसमें आया था 36, अभी 38 है, किसी ने 36 भी लिखा था। हाँ चलिए जी, अब पेरियार टाइगर रिजर्व, ये आपने प्रोसीजर याद रखना है और सेक्शन भी आप ध्यान में रखोगे। नाउ ये जो सर्वे करा गया इसको बोलते हैं हर्पेटोफोना, हर्पेटो यानी कि रेप्टाइल और एम्फीबियंस को फाइंड आउट करने के लिए गए। जो रिसर्चर हैं उनका नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे दिया हुआ है संदीप दास। तो इन्होंने बोला कि इस टाइगर रिजर्व के अंदर जब हमने हर्पेटो फौना सर्वे करा तो हमें बहुत सारी नई स्पीशीज मिली। किस किस की? एक तो फ्रॉग था, दूसरा मैंने आपको बता दिया वो जो नारायण सेसिलियन, अब हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा, अंगल टूक होता है ना जो, उसी की तरह देखने को मिलता है, तो सेम स्पीशी है, वैसी सॉफ्ट बॉडी है। और तीसरी जो स्पीशी मिली वो मिली है जेको की। ये सारी स्पीशीज आपने याद नहीं करनी है, पर बस एग्जाम्पल में आप यूज कर सकते हो कि आज भी सर्वे करे जाते हैं तो नई नई स्पीशी, नई नए फौना हमें मिलते रहते हैं। तो कौन कौन सी स्पीशी थी? एक फ्रॉग की दिखी, देन वो जो आपका क्या बोलते हैं इसको, सेसिलियन ही रख लेना याद, फॉर नाउ स्पीशी याद रख लेना इसकी, एंड जो बाकी हैं वो छिपकलियों की हैं, 3 स्पीशी, जेको 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 ही लिखा है सब जगह पे। नेक्स्ट आ जो पेरियार टाइगर रिजर्व पे कहां पे लोकेटेड है, तो इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, सेंट्रल केरला, बस बिल्कुल साइड में बॉर्डर जोन। मेजर जो एरिया होगा आपका वो किधर मिलेगा आपको? केरला में। थोड़ा सा एरिया इसका स्प्रेड कर जाता है टुवर्ड तमिलनाडु, सेम नीलगिरी हिल्स का है जो, उसका तो चलो ट्राई जंक्शन पे है, आपको बॉर्डर एरियाज पे ही मिलता है, पर इसका जो मेन एरिया होगा वो कहां पे मिलेगा आपको? इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, पर एडजेसेंट में आपको क्या मिलेगा? तमिलनाडु के साथ भी बॉर्डर शेयर रहेगा। अब वहीं पे आपने पढ़े थे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, तो मतलब पेरियार टाइगर रिजर्व जब केरला में है तो वेस्टर्न घाट्स का पार्ट है, वहीं पे जब तमिलनाडु के साथ जुड़ जाएगा तो ईस्टर्न घाट्स का भी थोड़ा सा पार्ट है, बिल्कुल टच सा करेगा। एंड कौन कौन सी हिल्स आती हैं यहाँ पे? तो कैडेमॉम हिल्स और दूसरी है पेंडालम हिल्स, पेंडालम हिल्स, तो कार्डेमॉम और दूसरी है पेंडालम हिल्स, हिल्स आ जाएंगी यहाँ पे। और सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी रहेगी वो भी आप ध्यान रखोगे, तो वो है कोटा मल्ला। कोटा मल्ला जो है 2016 मीटर ऊंचाई पे है, हाईएस्ट पीक आ जाएगी इस रीजन के अंदर, पेरियार टाइगर रिजर्व के अंदर। मैंने केरला भी नहीं बोला, मैंने तमिलनाडु भी नहीं बोला, टाइगर रिजर्व के अंदर ये हाईएस्ट पीक है, विच इज कोटा मल्ला। नेक्स्ट 1982 में इसको टाइगर रिजर्व का डेजिग्नेशन दे दिया गया था। 777 स्क्वायर किलोमीटर तक का एरिया है, और यहाँ पे आपको पेरियार लेक भी मिलेगी, पेरियार रिवर भी मिलेगी, उसी के ऊपर नाम है। अच्छा, कुछ रिवर्स आपने ऐसे सुनी होंगी कि वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं या फिर ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं। ईस्टर्न फ्लोइंग होंगी तो बंगाल की खाड़ी में जाएंगी, और अगर वेस्टर्न फ्लोइंग होंगी तो अरेबियन सी के अंदर आएंगी। तो पेरियार भी कैसी है आपकी? वेस्टर्न फ्लोइंग, मतलब जो इसका स्लांट होगा वो किस तरफ को है? अरेबियन सी को। तो ये पेरियार रिवर भी कहां से आएगी? इसी टाइगर रिजर्व के एरिया से। और यहाँ पे एक लेक भी है, उसका नाम भी क्या है? पेरियार लेक। और कौन सी डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी? तो इडुक्की डिस्ट्रिक्ट। और इसका जो स्लांट है वो चेंज भी करा गया था तमिलनाडु वाली साइड को, पेरियार रिवर का, ताकि उनको इरिगेशन के लिए पानी की सप्लाई होती रहे। तो मतलब यहाँ पे कोई ना कोई डैम भी बनाया गया होगा, तो उस डैम को भी याद रखेंगे, मुल्ला पेरियार डैम। तो पेरियार से ही याद रह जाएगा कि किस रिवर के ऊपर ये डैम आता है, मुल्ला पेरियार डैम। और एक और रिवर है, वो भी वेस्टर्न फ्लोइंग है, उसका नाम है पाम्बा रिवर, पाम्बा रिवर। तो पेरियार के ऊपर ही होती है, दैट इज पाम्बा रिवर। और ट्राइबल एरियाज भी हैं यहाँ पे, ट्राइबल कम्युनिटीज भी रहती हैं। और आपने सुना होगा ये जो ट्राइबल पीपल होते हैं इनका रिलेशन बहुत अच्छा होता है टाइगर्स के साथ में, अनटिल और अनलेस इंटरफेरेंस ना हो रही हो। मतलब जो टाइगर है वो अपना नेचर में रह रहा है, और जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं वो अपने हट्स में रह रही है, जब तक इंटरफेरेंस नहीं है। तो कौन कौन सी है? मन्नाज है और दूसरी पलियान्स है। तो ये ट्राइबल कम्युनिटीज भी आपको पेरियार टाइगर रिजर्व के अंदर देखने को मिल जाती हैं, इनको भी आप याद रखो। ठीक है, नेक्स्ट वेजिटेशन। अब सारी वेजिटेशन याद नहीं करनी होती, पर जब भी आप केरला के बारे में सोच रहे हो आपको घने जंगल दिखाई दे रहे होंगे, तो एवरग्रीन टाइप के फॉरेस्ट ज्यादा यहाँ पे मिलेंगे। थोड़े बहुत छोटे मोटे फॉरेस्ट डेसिडिवस भी होंगे। डेसिडिवस का मतलब कि थोड़े जब बारिश होगी तो वहां पे ग्रीनरी आ जाएगी, जैसे बारिशें रुकेंगी तो उनके पत्ते झड़ जाते हैं, तो वैसी टाइप के फॉरेस्ट भी यहाँ पे मिलेंगे। बाकी ब्यूटीफुल फ्लावर जेकरेंस भी जिनको बोलते हैं, टर्मिनेलिस अर्जुन के प्लांट भी आपको मिलेंगे, पेड़ मिलेंगे, बैम्बू है, इमली के पेड़ है, रॉयल पनेशियाना ऑर्नामेंटल है, नेचर में साइड में आपको दिख रहा होगा। तो ये सारी यहाँ पे वेजिटेशन और फ्लोरा मिल जाती है आपको इस पेरियार टाइगर रिजर्व के पास में। एंड फौना तो बहुत ज्यादा है, सारी फौना आप याद नहीं करोगे। जैसे ढोल यहाँ पे मिलते हैं, ढोल वो वाला ढोल नहीं है बजाने वाला, वो डॉग का नाम होता है जिसके अंदर फॉक्स के जीन्स देखे गए हैं।
ठीक है, तो ये भी मिलते हैं। और इसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है नीलगिरी तार। तो अब नीलगिरी तो ऊपर ही था ना, देखा आपने ट्राई जंक्शन पे, तो सारी जगह पे घूमते हैं ये वेस्टर्न घाट के अंदर। इसका जो IUCN स्टेटस है दैट इज एंडेंजर्ड। इसको बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है आज के टाइम पे। इसका हैबिटेट लॉस हो रहा है। क्या रीजन हो सकते हैं इसके हैबिटेट लॉस के? नंबर 1 डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई। नंबर 2 फिर ये ह्यूमन सेटलमेंट की तरफ जाते होंगे, और वहां पे जो ग्रासलैंड्स होंगे जिनके ऊपर लोकल पॉपुलेशन के एनिमल फीड करते हैं, वहां पे ये भी फीड करने के लिए आते हैं, तो इससे कंपटीशन अराइज कर रहा है, फूड चेन डिसबैलेंस। और मीट के पर्पज से इनकी जो स्किन है वो ले ली जाती है, तो इनको भी मारा जा रहा है। तो इनका जो अभी के टाइम पे आपको IUCN स्टेटस, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, अगर देखोगे तो एंडेंजर्ड की कैटेगरी में है। वहीं पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अगर ओपन करोगे तो उसके शेड्यूल नंबर 1 के अंदर इन्हें प्रोटेक्शन दी गई है। तो नीलगिरी तार, जस्ट बिकॉज नीलगिरी रेंज इज इंपॉर्टेंट है तो उसी के ऊपर इस तार का नाम डाल दिया हुआ है, नीलगिरी तार। ठीक है, तो इसका IUCN स्टेटस आप ध्यान में रखोगे। इसके अलावा प्राइमेट्स भी आपको मिलेंगे, 4 स्पीशी ऑफ प्राइमेट्स, मतलब बंदर इमेजिन कर सकते हो। तो मकैक आ जाएंगे, लाइन टेल्ड मकैक, और नीलगिरी लंगूर हैं, गी गोल्डन लंगूर हैं, कॉमन लंगूर, बॉनेट मकैक, ये सारे प्राइमेट्स भी आपको इस एरिया में मिलेंगे। हाँ, ये प्राइमेट्स के ही हैं सारे। नहीं नहीं, ये तो सिर्फ मैंने, ये थोड़ी, ये नीलगिरी तार ये तो अलग आ गया, सेपरेट है, इसी का रखना है सिर्फ IUCN स्टेटस यार, क्योंकि इनका नंबर रिड्यूस कर रहा है, एंडेंजर्ड। और ऊपर से मुझे आप बताओगे कि किसका ये स्टेट एनिमल भी है, नीलगिरी तार। ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि आसपास की होंगी सारी, केरला होगा, तमिलनाडु होगा, ऊपर कर्नाटका दे देंगे, आंध्र प्रदेश दे देंगे, तो यू विल फाइंड आउट कि किसका ये स्टेट एनिमल है। देन बर्ड्स की भी बहुत सारी स्पीशी हैं, जैसे हॉर्नबिल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हॉर्नबिल की भी डिफरेंट वैरायटीज आपको पेरियार टाइगर रिजर्व के अंदर मिलती हैं। तो टाइगर रिजर्व का क्राइटेरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो मैंने लिख के आपको जान के नहीं दिया होता, मैं चाहती हूँ वो आपको याद ही रहे। ठीक है, तो उसको याद ही रखेंगे आप। गीता, क्वेश्चन? ठीक है, ओके ठीक है, ऑनलाइन गुड। नेक्स्ट आ जाओ एशियन डेवलपमेंट बैंक के ऊपर। तो अभी क्या है, सुनो, इनका जो प्रेसिडेंट होता है ना एशियन डेवलपमेंट बैंक का, वो हमेशा जापान से ही बनते हैं, क्योंकि वो ज्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो मेन रोल उन्हीं का रहता है। तो नाम तो याद नहीं करना आपने, पर यहाँ पे बोला क्या गया है वो बात आपके लिए जानना जरूरी है, कि हम इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे फॉर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। अर्बनाइजेशन की जब भी बात होगी तो आपको मेट्रो दिख जाएगी, मतलब फास्ट रूट बनाए जाएंगे कि जो ट्रैफिक है उसको रिड्यूस करा जा सके। कितनी इन्वेस्टमेंट करी जाएगी एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा? तो लगभग $10 बिलियन की। तो ये ADB करेगा इन्वेस्टमेंट। जापान का मैंने क्या बोला कि प्रेसिडेंट जो होते हैं इस बैंक के वो कौन बनते हैं? जापान के ही बनते हैं। पर ये जो इन्वेस्टमेंट है, वो जो पैसा है इस एशियन डेवलपमेंट बैंक के, वहां से जाएगा। कितना जाएगा? तो $10 बिलियन का जाएगा। तो ये जो फंडिंग होगी अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन करेगी, थर्ड पार्टी का यहाँ पे इंट्रोडक्शन होगा। और किस किस चीज के ऊपर फोकस करेगी? जैसे मेट्रो सिटीज है तो मेट्रो को और ज्यादा एक्सटेंड करना है, मतलब जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का यही मतलब है मेट्रो स्टेशन से। ठीक है, और ज्यादा मेट्रोस बनाई जाएंगी ताकि कनेक्टिविटी इंक्रीज करी जा सके। और यहाँ पे लिखा है रीजनल, मतलब हर एक एक्सट्रीम एरिया तक आप कनेक्ट कर सको। तो इसी वजह से इन्वेस्टमेंट कितने का होगा? $10 बिलियन। न्यूज तो बस इतनी थी, पर आपके सिलेबस में मेंशन है अबाउट एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो आप उसको भी याद रखोगे। तो यहाँ पे बस एक कोटेशन दिया है पहले तो, कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि जो सिटीज होती हैं वो एक तरह से इंजन होती है ग्रोथ की। ठीक है, वहां पे कितनी ज्यादा इंप्लॉयमेंट होती है, लोग क्यों आते हैं गाँव को छोड़ के? क्योंकि गाँव में सिर्फ एग्रीकल्चर था, बिजनेस ज्यादा चल नहीं पाता, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या रहती है? सिटीज। तो सिटीज जो होती हैं एक तरह से इंजन होती है ग्रोथ की। एंड यहाँ पे क्या किया जाएगा? अब एशियन डेवलपमेंट बैंक कैसे लोन देता है? कभी भी वर्ल्ड बैंक से आप सुनते हो कि लोन आया, IMF आपने सुना होगा कि पाकिस्तान को लोन दे रहे थे, तो कैसे देते हैं? या तो वो सॉवरिन लोन होगा। सॉवरिन लोन का क्या मतलब है? ऐसा लोन जो किसको दिया जाएगा? सिर्फ नेशनल गवर्नमेंट को। नेशनल गवर्नमेंट का मतलब है जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उसको ये लोन जाएगा, एंड बाय अनदर कंट्री, या फिर बैंक भी हो सकता है। और यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। या फिर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, वर्ल्ड बैंक भी हो सकता है, IMF भी हो सकता है, डिफरेंट बॉडीज। मतलब ये जो सॉवरिन लोन होगा ये किसको जाएगा? सीधा नेशनल गवर्नमेंट को। कौन देगा? कोई दूसरी कंट्री, या फिर कोई बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, या फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई भी दे सकता है। मतलब थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट आपको यहाँ पे दिखाई देगी। थर्ड पार्टी क्यों बोला? जबकि यहाँ पे तो दो ही हैं, एक नेशनल गवर्नमेंट है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्योंकि
एक कंट्री जो होती है उसके पास अपना भी तो सेंट्रल बैंक होता है, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी उसको यूज किया जाता है जब भी कोई बाहर से पैसा देता है। नाउ एशियन डेवलपमेंट बैंक की कब एस्टेब्लिशमेंट हुई थी? तो 1966 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मनीला, फिलीपींस। मेन फोकस क्या है? तो नाम से ही पता लग रहा है, एशिया की डेवलपमेंट के लिए जो बैंक बनाया गया है, तो सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट करी जाएगी एशिया के कंट्रीज की। अब ऐसा नहीं है कि मेंबर्स में आपको सिर्फ एशिया के मिलेंगे, यहाँ पे पैसिफिक के भी होंगे, ठीक है, उनकी इंटरफेरेंस भी रहेगी। एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक यूनाइटेड नेशन का ऑब्जर्वर भी एक्ट करता है, बस उनको देखता रहता है कि ये कहाँ पे पैसे लगा रहे हैं, तो दैट इज द स्टेटस ऑफ ऑब्जर्वर। एंड ये लोन्स प्रोवाइड करते हैं, इवन टेक्नोलॉजिकल अगर किसी को हेल्प चाहिए तो टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं, इन्वेस्टमेंट डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक के अंदर इस टाइम पे 69 मेंबर्स हैं, जिसमें से 50 तो एशिया और पैसिफिक रीजन के हैं, और बाकी जो 19 बचे ये आउटसाइडर हैं, मतलब और जो कॉन्टिनेंट्स हैं उसके भी मेंबर्स यहाँ पे हो सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेट गोल क्या है बैंक में? पैसा आता रहना चाहिए, तो जितने ज्यादा डेवलप कंट्रीज यहाँ पे पार्टिसिपेशन करेंगी उतना ही ज्यादा पैसा आता रहेगा। अब आते हैं वोटिंग पैटर्न पे, कि कितना ये जो पैसा अनाउंस तो कर दिया, पर ये क्या किया जाएगा? तो उसके लिए वोट डलेगा पहले। तो जो वोटिंग पैटर्न है वो वर्ल्ड बैंक की ही तरह है, जिसके पास जितना ज्यादा पैसा होगा उसकी से उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, 2020 का फ्रेश डेटा यहाँ पे कंसीडर किया गया है, तो जापान और यूएस आ गया ना, यूएस वहां पे लिखा था 19 आउटसाइडर्स भी आएंगे, तो यूएस का अगर देखोगे कंट्रीब्यूशन, तो सबसे ज्यादा इनका प्रोपोर्शन रहेगा 15.5571% का, मतलब 16% के आसपास है, जो किसकी तरफ से आ रहा है? सिर्फ जापान और यूएस। तो मेन वोटिंग जो राइट है सबसे पहले पे भी किसका आएगा? जापान और यूएस का। सिंस एशियन कंट्रीज की सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट करनी है, तो जो कंट्री प्रेसिडेंटशिप को होल्ड करेगी वो कौन सी आएगी? दोनों में से जापान, और जापान ही बन रही है काफी टाइम से, और कोई कंट्री नहीं है फॉर नाउ। और चाइना का कितना है? तो 6.4% के आसपास, और इंडिया का 6.3% के आसपास, और ऑस्ट्रेलिया 5.773% के आसपास। सारी इकोनॉमीज है कुछ ना कुछ पैसा डालती रहती हैं हर साल एशियन डेवलपमेंट बैंक में। अरे जैसे रिजर्व बैंक में देखा था आपने, उन्होंने भी अपना एक इमरजेंसी फंड बनाया हुआ था, सेम बैंक्स भी पैसा दे देते थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। वैसे ये इंटरनेशनल लेवल पे बैंक बना दिया एशियन डेवलपमेंट बैंक। उर्वशी कहाँ पे है इसके हेडक्वार्टर्स? मनीला, फिलीपींस, ठीक है। बाकी गवर्नेंस मैंने आपको बता दिया, एक ही रिप्रेजेंटेटिव जाएगा जब भी इसमें पार्टिसिपेशन होगी, और डायरेक्टर जा सकते हैं, डेप्यूटी जो इंपॉर्टेंट डेलीगेट्स हैं वो भी जा सकते हैं। चेयरपर्सन कैसे अपॉइंट होगा? तो उसके लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर बैठता है, और आज के टाइम पे जो प्रेसिडेंटशिप जाती है वो सिर्फ एक ही कंट्री के पास आती है, विच इज जापान। बस इतना याद रखना है इसमें। डन। तो दिस वाज योर एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। नहीं, इसमें सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट है फॉर द वेलफेयर, इमेज, इमेज रेपुटेशन, सिर्फ वो एक एडवांटेज आती है, बोलने को हो जाता है कि देखो हम यहाँ पे भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बाकी करप्शन तो इंटरनेशनली भी चलती है, वो तो सब जगह चलेगी, जो इंटरेस्ट है तुम दो ना दो। वेलफेयर स्कीम्स आती हैं, पैसा सैंक्शन हुआ था 100 करोड़, किसके लिए हुआ था? वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, पर 100 करोड़ तो पहुंचता ही नहीं है, पहुंचेगा सिर्फ 50 करोड़। बीच का कहाँ गया? वो उन्होंने अपना वेलफेयर कर लिया, दैट्स हाउ करप्शन हैपन। ठीक है, तो बीच में ही हो जाती है वेलफेयर आधों की। ठीक है, नाउ लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे विच इज कुनिस सिंड्रोम। इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान से सुनेंगे। कुनिस सिंड्रोम, जो हार्ट रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो आपके हरियाणा वाले सबसे ज्यादा पूछते हैं। एक टाइम ऐसा था 2023 या 24 का ही था, पता नहीं, उसमें सारे क्वेश्चन आर्टरी, वेन्स, हार्ट का फंक्शन, लब डप उसी से पूछ लिए थे सारे टॉपिक्स, तो इंपॉर्टेंट है अपने में ये टॉपिक। तो चलिए जी, कुनिस सिंड्रोम की बात करते हैं। सबसे पहले दो तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए इसको स्टार्ट करने से पहले। एक मिनट रुको। अच्छा देखो, जो हमारा हार्ट होता है कुछ ऐसा होता है, ऐसा ही है? नहीं है ऐसा? फिर कैसा है? नहीं देखना, अभी वैसा ही बनेगा जैसा आप सोच रहे हो। अब देखो, इसके अंदर टोटल होते हैं 4 चैम्बर्स। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? एट्रियम। यहाँ पे होता है राइट एट्रियम, और यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम, ये डायरेक्शन के बेसिस पे आ गया। सिमिलरली नीचे राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब कुछ पाइप्स लगी होती हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाया जाए। डीऑक्सीजनेटेड का क्या मतलब होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो, ऑक्सीजन कम क्वांटिटी में हो। तो एक पाइप यहां से आएगी जो कि खुलेगी इस राइट एट्रियम में। तो नीचे वाला जहां पे हार्ट लोकेटेड होता है आपका, कहां पे होता है?
चेस्ट के पास में ना, अज्यूम कर पा रहे हो, तो ऊपर से जो ब्लड लेके आएगी उसको बोलेंगे सुपीरियर वेना कावा। ये देखो सुपीरियर डोमिनेंस शो कर रहा है, सुपीरियर वेना कावा। एंड जो नीचे से आएगी उसको बोलेंगे इंफीरियर वेना कावा। तो ये तो ब्लड ले आए कहां पे, राइट एट्रियम के अंदर। सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे आ जाएगा, इस राइट एट्रियम के अंदर। फिर अगली पाइप यहाँ पे ना ऐसे वेल्व से लगे होते हैं, गेट सा लगा होता है, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व। ये देखो 3 फ्लैप लगे हुए हैं ना, तो ट्राई वर्ड यूज कर लिया। ये खुलेगा और ये सारा ब्लड कहां पे गया, राइट वेंट्रिकल के अंदर। पहली चीज क्लियर, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ चुका है, दरवाजे ये हो जाएंगे बंद। बंद क्यों हुए, ताकि ब्लड वापस पीछे की तरफ ना हटे, ठीक है। अब यहां से एक पाइप लगी होगी जो डायरेक्टली कनेक्टेड होगी आपके लंग्स के साथ। अब लंग्स के साथ क्यों जुड़ी हुई थी, क्योंकि यहां से डीऑक्सीजनेटेड को किस में कन्वर्ट करना था, ऑक्सीजनेटेड। तो यहाँ पे आप देखते हो कि सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको क्या बोला था, एल्वियोलाई। आपने सांस अंदर ली तो ऑक्सीजन यहीं से तो जाती है, ये आ गई O2, और यहां से क्या ले जाएगा, CO2। तो जब सांस छोड़ोगे तो क्या जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। अब ये जो ऊपर से ब्लड आया है इसके अंदर ज्यादा क्या थी, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसने ये किसके पास पकड़ा दी, लंग्स के पास, और यहां से क्या उठा ली, ऑक्सीजन। अब यहीं से ये ब्लड कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये पाइप दोबारा से जाएगी और लेफ्ट एट्रियम के साथ जुड़ जाएगी। अब जैसे यहाँ पे जुड़ी, अब कौन सा ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड। अब यहाँ पे भी गेट लगा होगा जिसको बोलते हैं बाइकस्पिड वेल्व या फिर मिट्रल वेल्व भी इनको बोल देते हैं। अब ये गेट खुलेगा और सारा का सारा ब्लड किस में आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। अब लेफ्ट वेंट्रिकल लगाएगा पूरा जोर, क्योंकि इसको ब्लड पंप करना है पूरी बॉडी के अंदर, तब ताकि सारे टिश्यूज को, सारे सेल्स को कैसा ब्लड जाए, ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन वाला। ऑक्सीजन का काम खाना तोड़ना है, इससे एनर्जी जनरेट करनी है, तो ऑक्सीजन तो चाहिए ही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो वेस्ट होता है। अब यहां से लगेगा जोर से प्रेशर, और यहाँ पे एक बड़ी सी पाइप और लगी होगी जिसको बोलते हैं आयोटा, और आयोटा के जरिए फिर आगे मल्टीपल ऐसे छोटी छोटी पाइप्स लगी होंगी, बिल्कुल सेम वाटर सप्लाई होती है जैसे, एक बड़ी सी पाइप आती है, फिर आगे छोटी छोटी पाइप्स लगी होती है। ये क्या करेगा, सारे के सारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के अंदर स्प्रेड कर देगा। ये तो नॉर्मल फंक्शन था। और इसमें भी एक पॉइंट ऐड कर लेना, जब भी कोई चीज ब्लड को लेके जा रही है टुवर्ड हार्ट, टुवर्ड हार्ट लेके जाएगी तो कौन होगी, वेन। पर जब लेके जाएगी अवे, ए फॉर अवे, ए फॉर आर्टरी, तो ये वाला याद रख लेना। पर एक जगह पे एक्सेप्शन थी, यहाँ पे आर्टरी क्या करेगी, ब्लड लेके जाएगी अवे फ्रॉम द हार्ट। मतलब इसके अंदर कैसा ब्लड होगा, अवे फ्रॉम द हार्ट, ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। एक और पॉइंट AO से याद रख लेना कि इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड मिलेगा। पर वहीं पे वेन में कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि तो ब्लड को लेके आई थी हार्ट के पास में। पर 2 एक्सेप्शंस आती हैं, जब आपके हार्ट से एक पाइप गई थी टुवर्ड लंग्स, तो कौन सा ब्लड था, डीऑक्सीजनेटेड, पर हार्ट से अवे लेके गया था कोई चीज, तो उसको बोलते हैं पल्मनरी आर्टरी। पल्मनरी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लंग्स को। कल भी पढ़ा था ना, पल्मनरी वर्ड जब भी आए तो ये लंग से ही एसोसिएटेड है। एंड देन आर्टरी लिखा हुआ है, ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे फ्रॉम द हार्ट। तो इस वजह से इसके अंदर कैसा ब्लड दिखेगा आपको, डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि ये हार्ट से दूर लेके गई है ब्लड को। पर वैसे ही जब यहाँ पे ऑक्सीजन मिली, फिर वापस टुवर्ड हार्ट लेके गई है ब्लड को, तो उसको क्या बोलेंगे, वेन, पल्मनरी वेन, क्योंकि लंग से लेके आई है। पर वहां पे आपने क्या देखा कि इसके अंदर तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, और यहाँ पे कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि ये ब्लड कहां से लेके जा रही है, फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। ये सारा आर्टिकल में दिया हुआ था मैंने, इसलिए आपको एक ही जगह पे समझा दिया। अब मानते हो ना ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है हार्ट का, सारी पाइप्स आपको एक ही हार्ट पे दिखी। अब क्या होता है, नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बोला जाता है, जब भी किसी को हार्ट रिलेटेड डिजीज शुरू होती है, सबसे पहली एडवाइस क्या दी जाती है, बताओ। हाँ जी, ऑनलाइन, हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। गुड फैट और बैड फैट बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा, हम उतने आगे नहीं जाएंगे। पर सबसे पहले जो बात बोली जाती है वो ये कि आपकी जो चर्बी है वो बढ़ रही है, थोड़ी वॉकिंग एक्सरसाइज ज्यादा हैवी नहीं करनी है, कार्डियो जैसा कर लिया कि प्लेक ना जमे आपकी जो वेन्स हैं और आर्टरी हैं। प्लेक क्या होती है, एक लेयर है जो फैट की है, और ये आपकी आर्टरीज के अंदर डेवलप होना शुरू हो जाती है। सोचो ये डेवलप हुए जा रही है, हुई जा रही है, यहाँ से लिक्विड जाना था, अभी यहाँ पे प्लेक जम रही है, जम रही है, यहाँ पे तो रास्ता घटता जा रहा है ना, तो आपके हार्ट पे प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, तो उससे क्या होगा, हार्ट अटैक के भी पूरे पूरे सिम्टम्स बन जाते हैं। सेम जब संजय कपूर को उस बी ने काटा, तो ये सारा सिस्टम हो गया एक्टिवेट। कौन से वाला सिस्टम, तो याद रखना, हिस्टामिन वाला सिस्टम।
हिस्टामिन क्या होता है, उसने जैसे बी ने यहाँ पे स्टिंग किया था उसको थ्रॉट वाले एरिया में, तो जैसे थ्रॉट के ऊपर बाइट करी, थ्रॉट के ऊपर बाइट करी किसने की, मधुमक्खी ने। ऐसे ही लिखते हैं ना हिंदी में, ध, ठीक है। तो मधुमक्खी ने जैसे ही बाइट करी, जो पूरा का पूरा कोरोनरी सिस्टम था हार्ट का वो एकदम से एक्टिवेट हो गया कि ये हुआ क्या, क्योंकि बिल्कुल थ्रॉट के नीचे ही आप देखोगे एक कोरोनरी आर्टरी जुड़ी होती है और वो डायरेक्टली किसके साथ जुड़ी हुई थी, हार्ट के साथ। हिस्टामिन क्या होता है, एलर्जी, एलर्जिक रिस्पॉन्स जनरेट हुआ, तो सारे जो हार्मोन थे वो एकदम से एक्टिवेट हो गए कि ये हार्ट को क्या हुआ, क्योंकि अल्टीमेटली पंप किसने करना था ब्लड को, हार्ट नहीं करना था पूरी बॉडी के अंदर, तो वही डिफॉर्म हो गया एकदम से। तो उसमें क्या हो सकता है, हार्ट अटैक के सबसे पहले चांसेस हो सकते हैं। अब पूरा उसमें देख लेते हैं, आपको एक बेसिक सी चीज पता लगी जो आपको पहले पता होनी चाहिए थी कोनिस सिंड्रोम को पढ़ने से पहले। लगी ना लोकेशन वगैरह पता, ये वाली आर्टरी थी, ये देखो ये वाली आर्टरी यहाँ पे जब स्टिंग किया तो ये सबसे पहले इंपैक्ट हुई, ठीक है। अब ध्यान से सुनना इसको, तो पोलो खेल रहे थे उस टाइम पे ये सारा इंसिडेंट हुआ। अब ये जो कोनी सिंड्रोम है हर बार नहीं होता, रेयर होता है, रेयर है, और कंडीशन, मेडिकल कंडीशन ऐसी है जिसमें एलर्जिक रिस्पॉन्स क्या करता है, हार्ट प्रॉब्लम को ट्रिगर कर देता है। और सबसे पहले कौन से वाली है, तो चेस्ट में पेन शुरू होगी जिसे कहते हैं एंजाइमा, एंजाइना सॉरी एंजाइना, यहाँ पे चेस्ट पेन इंड्यूस होगी। मतलब चेस्ट पेन कब होती है, सबसे पहले कई बच्चों को भी आपने सुना होगा चेस्ट पेन हो रही है तो सबसे पहले हार्ट का ही टेस्ट करते हैं कि कहीं उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़ना शुरू हो गया, और इसको ही हम अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम भी कहते हैं। और हार्ट अटैक लाइक कंडीशन बढ़ती है, क्यों, ड्यू टू एलर्जिक रिस्पॉन्सेस। एलर्जी किसने इंड्यूस करवाई, बी ने, बी ने करवाई यहाँ पे एलर्जिक रिस्पॉन्स। और भी कई सारे रीजंस की वजह से हो सकता है, जरूरी नहीं है यहाँ पे मधुमक्खी का ही होना जरूरी है, कई बार दवाइयों से भी ये हो जाता है। जैसे NSAID आपने सुने हो अगर, नॉन स्टीरॉइड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, इनको खाने से भी कई बार हार्ट का जो ये पूरा सिस्टम है ये ट्रिगर कर जाता है, प्रॉब्लम इंड्यूस कर सकता है। देन यहाँ पे लिखा है सबसे पहला जो रिस्पॉन्स आएगा वो चेस्ट पेन आएगा, जिसको एंजाइना पेक्टोरिस भी बोल देते हैं। फिर आएगा एलर्जिक मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इन्फेक्शन जब भी शब्द आ गया, मायोकार्डियल, कार्डियक वर्ड किससे जुड़ा हुआ है, हार्ट से ही जुड़ा हुआ है, तो मतलब ऑक्सीजन की एकदम से हार्ट के अंदर कमी पड़ेगी, जिसकी वजह से सबसे पहली जो मसल होगी वो हार्ट की ही मसल डैमेज करेगी, जो हार्ट के टिश्यूज होंगे वही सबसे पहले डैमेज करेंगे। तो किसी भी चीज से ये ट्रिगर हो सकता है, जब किसी सर्टेन टाइप ऑफ इंसेक्ट का डंक लगता है, स्टिंग लगता है, या फिर फूड हो सकता है, या फिर आपके जो हिस्टामीन है, मास सेल है, मास सेल क्या होते हैं बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, पर एक तरह के WBCs हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं जो इन्फेक्शन से फाइट करने की ट्राई करते हैं। एंड देन कुछ NSAID की वजह से भी हो सकता है, इशेमिया हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन नहीं प्रॉपरली पहुंच जाती हार्ट के पास में। एंड देन इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन का मतलब होता है टिश्यू की डेथ हो जाएगी। तो सबसे पहले चेस्ट पेन देखा आपने जिसको बोला एंजाइना, एंजाइना के बाद आपने देखा इशेमिया, इशेमिया का मतलब है जो ऑक्सीजन है बहुत ज्यादा लेवल उसका घट चुका है। इशेमिया के बाद आप देखते हो इन्फेक्शन, इन्फेक्शन में क्या होगा, जो टिश्यू था उसकी हो जाएगी डेथ। तो अब तो हार्ट काम करना ही बंद कर देगा, तो सबसे पहले क्या होगा, हार्ट अटैक आएगा उस पर्सन को। सिम्टम क्या होते हैं, तो आपने कुछ ऐसा देखा है चार्ट, PQRST वेव्स बनती हैं। पहले देखना नॉर्मली क्या हो रहा था, ये P की बनी हुई थी और ये QRS वाली बनी थी, ये वाली T के साथ बनी थी। तो S और T को नोटिस करो, ये वाला है। एकदम से क्या होगा, जब ये एलर्जिक रिस्पॉन्स जनरेट होता है, ST वेव देखो ये ऊपर चली जाएगी, तो नेचर के अगेंस्ट है, अगेन नेगेटिव इंपैक्ट शो करेगी। तो ST की सेगमेंट की जो एलिवेशन और डिप्रेशन है वो एकदम से स्पैज्म शो करेगा। स्पैज्म वर्ड आ गया तो मतलब फटाफट से ऐसे एलिवेट करेगा नीचे बैठ जाएगा, फटाफट से एलिवेट करेगा नीचे बैठ जाएगा। नॉर्मल कंडीशन में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है टाइप्स भी होते हैं इसके, जैसे टाइप 1 में क्या होगा, ऐसे इंडिविजुअल जिनका जो कोरोनरी आर्टरी सिस्टम था बिल्कुल नॉर्मल था, कोई प्लेग फ्लूक वहां पे नहीं बनी हुई थी, तो नॉर्मल था। तो यहाँ पे एलर्जिक रिएक्शन की वजह से स्पैज्म हो सकता है, एकदम से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एकदम से रिलैक्स करेगा एबनॉर्मल तरीके से। तो ये तो टाइप 1 है जिसमें पोटेंशियली आप देखोगे हार्ट अटैक आ सकता है। देन आती है टाइप 2, इसमें क्या होगा, पहले से ही कोई कोरोनरी डिजीज उस पर्सन में हो सकती है।
टाइप 1 में क्या देखा था, हेल्दी था पर्सन, दूसरे में थोड़ी बहुत कोरोनरी डिजीज हो सकती है। तो यहाँ पे क्या होता है, डिस्टेबिलिटी आएगी जब भी ऐसा एलर्जिक रिएक्शन होगा, जिसकी वजह से ये देखो प्लेक लिखा हुआ है, अब वो जो आपकी आर्टरी थी, वेन थी, उसके अंदर ऑलरेडी फैट डिपॉजिट होना शुरू हो गया, तो थोड़ी बहुत डिजीज होगी। एंड इस केस में क्या होगा, एकदम से रप्चर कर सकती है आर्टरी, क्योंकि हार्ट फटाफट से क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, और उससे क्या होगा, ब्लड एकदम से बहुत ज्यादा जाएगा, और आर्टरी में तो रास्ता पहले कम हो गया था, क्यों, क्योंकि उसके अंदर डिपॉजिट होगी थी प्लेक, और जब प्लेक वहां पे डिपॉजिट हुई थी तो ये रप्चर कर सकती हैं, हैमरेजेस आपको मिल सकती हैं। एंड टाइप 3 उन पेशेंट्स के अंदर मिलेगा जिनके अंदर स्टंट्स ऑलरेडी लगे होते हैं। कार्डियक अरेस्ट सुना होगा आपने, वो इलेक्ट्रिकल डिजीज मानी जाती है, हार्ट पंप करना ही बंद कर देता है, तो उस केस में स्टंट्स लगते हैं। अब स्टंट को आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो, अब देखो कोई आपने फॉरेन चीज अपने आर्टरी या वेन के अंदर रखी हुई है, तो उसके भी तो नेगेटिव इंपैक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। मान लो आर्टरी के ऊपर प्लेक नहीं डिपॉजिट हुआ, पर इस स्टंट के ही ऊपर प्लेक डिपॉजिट हुए जा रहा था, हो गया, तो यहाँ पे क्लॉट्स बनेंगे, क्लॉट्स बनेंगे, रप्चर कर जाएगी, अगेन यहाँ पे क्या होगा, जो पर्सन है उसकी, उसके लिए वो फेटल प्रूफ हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ थर्ड वाले केस में, कि जो पर्सन था, हार्ट पेशेंट तो था, पर इस बार सिचुएशन ज्यादा सिवियर थी, क्योंकि उसके अंदर एक आर्टिफिशियल मटेरियल हमने लगाया हुआ था, तो इस बार इस आर्टिफिशियल मटेरियल की वजह से नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आए। ठीक है, तो पहले में पर्सन तो हेल्दी था, पर उसको स्टिंग कर गया कोई, या उसने वो नॉन स्टीरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स ले ली, उस रीजन की वजह से हार्ट अटैक हुआ। दूसरे में क्या देखा, थोड़ी बहुत कोरोनरी डिजीज थी, प्लेक वगैरह डिपॉजिट हो रखी थी, तो जब बहुत प्रेशर से हार्ट ने ब्लड को पंप किया, तो उस केस में उनकी होगी रप्चरिंग, तो अंदर ही हैमरेज हो जाएगी, पर्सन की डेथ हो सकती है। एंड टाइप 3 में आपने क्या देखा, इसमें ऑलरेडी स्टंट लगा हुआ था उस पर्सन को, उस स्टंट के ही ऊपर प्लेक बननी शुरू हो गई थी, ब्लड क्लॉट्स वहां पे रुक रहे थे, तो यहाँ पे भी रप्चर होगा, फाइनली यहाँ पे भी डेथ देखने को मिल सकती है पर्सन की। तो ट्रिगर क्या क्या करता है, मैंने सारे एग्जाम्पल आपको देख दिए। कईयों को कुछ खाना भी सूट नहीं करता, जैसे शेल फिश खा रहे हैं, नट्स हैं, की नट्स वाली एलर्जी आपने काफी सुनी होगी, बहुत सारे लोग होते हैं उनको मूंगफली भी नहीं पचती, तो ये सारे ट्रिगर कर सकते हैं इस वाली कंडीशन को। एंड देन एनवायरमेंटल एलर्जेंस हो सकते हैं, कईयों को होता है ना स्पेसिफिक टाइप ऑफ कपड़ों से एलर्जी हो जाती है, तो डाई सूट नहीं कर रही होती जो उसमें कलर यूज हुआ है, तो ये भी इसके एलर्जन हो सकते हैं। एंड कुछ हेल्थ कंडीशंस भी हो सकती हैं कि क्या पता उसका इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रांग ही नहीं हो, तो वो तो ज्यादा इजीली एलर्जी से रिस्पॉन्स से इम्पैक्ट हो जाते हैं। एंड ट्रीटमेंट क्या है, तो एलर्जी इंड्यूस हुई है, हिस्टामाइन इंड्यूस हुए हैं, तो उसके लिए एंटी हिस्टामिन्स आते हैं, वही दे दिए जाते हैं। एपिनेफ्रिन, एड्रेनालाइन नाम का आपने एक हार्मोन सुना होगा, उसी का नाम होता है एपिनेफ्रिन, ये इंड्यूस कर दिया जाता है पर्सन के अंदर ताकि वो ठीक से प्रिपेयर कर सके। बाकी और क्या, कार्डियक केयर प्रोवाइड करी जाती है, जैसे ऑक्सीजन प्रॉपर जाए, नाइट्रेट, ब्लड थिनर्स, ये सारे ऐड कर देते हैं। थिनर क्यों ऐड करा, ताकि जो ब्लड कोएगुलेट हो रहा था, चिपक रहा था ना, सारा मोटा सा बन रहा था, वो पतला पड़ जाए वहां पे। एस्पिरिन भी सुनी होगी आपने इसी के कॉन्टेक्स्ट में। तो दैट्स ऑल। अब बचे अपने बायोस्फीयर रिजर्व। कोनिस सिंड्रोम का थोड़ा आइडिया लगा, थोड़ा ज्यादा ही टेक्निकल था ये मुझे पता है, पर फिर भी लग गया ना एक आइडिया, क्या क्या टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में हो सकता है, ट्रिगर किसने किया, ये सारी चीजें आपने इसमें ध्यान रखनी है। ठीक है, हाँ, हैवी वर्कआउट नहीं बोला जाता, यस मनदीप, बिल्कुल लाइट बोला जाता है। वॉकिंग सबसे ज्यादा प्रेफरेबल वॉक बोली जाती है कि 2-3 किलोमीटर की वॉक करके आया करो। चलो नेक्स्ट आ जाओ अपने बायोस्फीयर रिजर्व्स पे, तो काफी आपने याद कर लिए हैं। तो अब मैं आज बोलूं ग्रेट रन ऑफ कच्छ, कहां पे आ जाएगा, सीधा गुजरात में आ जाएगा। ठीक है, दिहांग दिबांग, अभी आपने रिवर्स नहीं पढ़ी है, पर जब दिहांग दिबांग आप पढ़ लोगे, ये ट्रिब्यूटरीज हैं ब्रह्मपुत्र की, ब्रह्मपुत्र की, है ना, यहां से आया था। तो ये इसकी लोकेशन कहाँ पे है, तो सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश के अंदर। फिर दिब्रू साइकोवा, दिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ये कहाँ पे मिलेगी आपको, असम में। इन दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हो, पर जब आप रिवर कर लोगे ना, दिबांग दिहांग, तो आप अरुणाचल प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ोगे, फिर आपको याद रहेगा ये। एंड जो दूसरा आपने देखा वो है दिब्रू साइकोवा, ये कहाँ पे आ जाएगा, असम में। यस यस ऑनलाइन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ सुंदरबंस। सुंदरबंस आपको अब पता है, वेस्ट बंगाल, ऑब्वियस ही बात है, बांग्लादेश में बनता है मेन डेल्टा, पर टच किसके साथ कर रहा है, वेस्ट बंगाल के साथ। उसके बाद जो आज आपने याद रखना है, वो छत्तीसगढ़ का एक बायोस्फीयर रिजर्व है, जो थोड़ा सा एरिया उसका मध्य प्रदेश के साथ भी टच करता है, पर मेनली ये छत्तीसगढ़ में ही है। दैट इज अचना कमार अमरकंटक, अचना कमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। ये कहाँ पे आएगा, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़। ठीक है, शेषचलम हिल्स, शेषाचलम हिल्स जो आती हैं आपकी, ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश।
ओके, दिहांग दिबांग कहां पे देखा? अरुणाचल प्रदेश में। कोल्ड डेजर्ट कहां पे था? हिमाचल प्रदेश में। नंदा देवी कहां था? नीलगिरीज कहां पे था? बस तमिलनाडु में ही था, ट्राई जंक्शन पे था। ठीक है, शेषाचलम हिल्स कहां पे आएंगी? आंध्र प्रदेश। और नौक्रेक कहां पे था? मेघालय। दिबांग, दिहांग, अरुणाचल प्रदेश, दोनों ये ट्रिब्यूटरीज भी हैं, रिवर्स भी हैं, तो उसी के ऊपर लोकेशन आती है, लोकेशन आ जाएगी अरुणाचल प्रदेश। एंड दिब्रू साइकोवा ये असम में आ जाएगा। एंड मानस कहां पे था? असम में था। ठीक है, सुंदरबंस याद रहेगा, वेस्ट बंगाल। अचना कमार अमरकंटक ये कहां पे था? छत्तीसगढ़ के अंदर। अब बचा आपका गल्फ ऑफ मन्नार, तो गल्फ ऑफ मन्नार आपको याद होगा, ये खाड़ी कहां पे थी? बिल्कुल तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में, तो ये भी बायोस्फीयर रिजर्व डेजिग्नेटेड है। इसी के साथ एक आएगी अगस्ता मलाय बायोस्फीयर रिजर्व। अगस्ता मलाय हिल्स भी आती हैं, अगेन तमिलनाडु और केरला के बिल्कुल बॉर्डर पॉइंट पे मिलेगी आपको। अगस्ता मलाय हिल्स भी हैं और यहीं पे बायोस्फीयर रिजर्व भी मिलेगा। अब एक जो आपका बचा वो है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि अंडमान एंड निकोबार वाले आइलैंड पे आ जाएगा। 2-3 बार रिवाइज करेंगे, सारा याद रहेगा आपको। ठीक है, ये लो थोड़ा जूम वर्जन भी देख लो इसका। हो गए ना सारे? कंचनजोंगा कर लिया था? सिक्किम नहीं, अभी नहीं करने ईयर्स, आपको करवाएंगे। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी जब शुरू होगा तो वहां पे आते हैं ईयर्स, आपको चार्ट देते हैं प्रॉपर। अभी नहीं याद करने, अभी सिर्फ लोकेशंस याद करो। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, सुमित बताएंगे शेषाचलम हिल्स या फिर बायोस्फीयर रिजर्व कहां पे आया? आंध्र प्रदेश। ठीक है, राजवीर बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नौक्रेक कहां पे था? मेघालय। साक्षी ट्राई करेंगे आप? कोल्ड डेजर्ट हिमाचल। वैशाली, अच्छा पहले भी नंदा देवी पूछा था आपसे। अगस्ता मलाय बायोस्फीयर रिजर्व, गीता। ठीक है, मतलब दोनों की जंक्शन पे ही आता है ये, लगभग थोड़ा बहुत एरिया ऊपर नीचे होता है। ठीक है, कनव बताएंगे नेक्स्ट। दिहांग दिबांग, यस ऑल 9 गुड। अरुणाचल प्रदेश। दिब्रू साइकोवा नितिन, असम। तमन्ना मानस, असम। ठीक है, तान्या बताएगी सुंदरबंस, वेस्ट बंगाल। ठीक है, आंध्र प्रदेश में कौन सा था शिखा? शेषाचलम। छत्तीसगढ़ के अंदर कौन बताएगा? अचना कमार अमर कंटक, ये आ जाएगा छत्तीसगढ़ के अंदर। पंचमाड़ी कहां पे था? मध्य प्रदेश। पन्ना कहां पे था? मध्य प्रदेश। अगस्ता मलाई हो गया। ग्रेट निकोबार नाम से ही पता लग जाएगा, एंड गल्फ ऑफ मन्नार भी नाम से पता लग जाएगा, बिल्कुल बॉटम पे है। ठीक है, डन। चलो जी, डन फॉर द डे। कल मिलते हैं नए आर्टिकल के साथ। ओके, फटाफट से सुमित, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर? नो, बाकी नहीं बोलेंगे। यस, फिलीपींस, मनीला। मनीला फिलीपींस। ठीक है, सचिन, प्रेसिडेंटशिप किसको जा रही है काफी टाइम से एशियन डेवलपमेंट बैंक की? जापान। ठीक है, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसकी है? तमन्ना। यूएस। तो यूएस क्यों नहीं है फिर प्रेसिडेंट? कनव, क्योंकि एशिया की कंट्रीज की अपलिफ्टमेंट करनी है, सोशियो इकोनॉमिक, तो इसी रीजन की वजह से। फिर आपने पढ़ा कोनिस सिंड्रोम के बारे में, किस ऑर्गन से रिलेटेड था उर्वशी? हार्ट से रिलेटेड। ठीक है, अक्यूट कोरोनरी डिसऑर्डर भी इसी को बोलते हैं। फिर आपने 3 कंडीशन देखी। टाइप 1 में क्या कंडीशनिंग थी वैशाली? हाँ हाँ, नहीं कंडीशनिंग क्या थी पेशेंट को लेके? टाइप 1 3 टाइप्स पढ़ी ना? चलो गीता, इसमें हेल्दी पर्सन होगा। ठीक है, पारुल, सेकंड वाली कंडीशन में क्या था? प्लेग डिपॉजिट, मतलब थोड़ी बहुत कोरोनरी डिजीज हो सकती है। थर्ड, तान्या। ठीक है, यहाँ पे स्टंट्स, कुछ आर्टिफिशियल चीजें आपने हार्ट के आसपास लगाई हुई थी, उसके ऊपर प्लेग डिपॉजिट हुआ, उसकी वजह से नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े। यस ऑनलाइन। ठीक है, नेक्स्ट आपने पढ़ा पेरियार टाइगर रिजर्व के बारे में। सबसे पहले राजवीर फटाफट से क्राइटेरिया बताओ। अनाउंस कर देगी। ठीक है, जो पॉइंट्स बचे गुरनूर आप बताएंगे, सेक्शन वगैरह बताओ, एक्ट्स बताओ। 5 में क्या था? नो,
बाकी नहीं बोलेंगे। गुरनूर, हाँ 38.5 ठीक बोल रहे थे। एनटीसीए का अप्रूवल और 10 में क्या था कि टाइगर रिजर्व आप डेजिग्नेट कर सकते हो, ठीक है, तो ये चीजें याद रखनी है। ओके देन पारुल, दूसरे वाले कौन से वाले एक्ट थी ये, किस एक्ट के अंदर ये सारी चीजें पढ़ी आपने? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। आज आपने पेरियार टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ा। एक और रिवर थी पेरियार के साथ, कौन सी थी? पांबा रिवर, दूसरी थी जो लेक इसी के ऊपर है। बाकी डैम भी बना है इसके ऊपर, मुल्ला पेरियार डैम भी याद रखोगे, ठीक है। एक नीलगिरी तार आपने पढ़ा। ओके, तानिया बताएगी आईयूसीएन स्टेटस एंडेंजर्ड। तमन्ना बताएगी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का शेड्यूल नंबर 1, ठीक है। चलो ये सॉल लाइन, ठीक है, गुड। नेक्स्ट आपने कोस्टल लाइन को लेके पढ़ा। पुराना जो डिस्टेंस था गीता, कितना था? 16 किलोमीटर। सचिन, नया वाला डिस्टेंस आपका ध्यान कहाँ है? अच्छा अच्छा, ठीक है। कोस्ट लाइन इंक्रीज हुई है ना 7516 से, कितना पहले था ना, अब कितना है? ठीक है 11098 किलोमीटर, ठीक है, ठीक है ऑनलाइन, ठीक है। गुरनूर बताएंगे मिनिस्ट्री, देख के लगा लोगे ना पता। पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवे, बंदरगाह होगी, शिप्स होंगी और वाटर के अंदर होंगी, तो वैसे याद रख लिया करो इसको, ठीक है। फिर उसके बाद आपने देखा आइलैंड्स का नंबर भी इंक्रीज हुआ है सबसे ज्यादा। आपने, मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगी, आपने ट्रू फॉल्स में बताना है उसको। सबसे ज्यादा जो इंक्रीज हुआ है वो ऑफशोर आइलैंड्स में हुआ है। कितने कहते हैं कि यस? पक्का? कोई ऐसा जिसे लगे कि नहीं? पक्का है? हाँ, तो ऑफशोर के अंदर सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट आया है। स्टेट्स की अगर हमें रैंकिंग करनी हो तो सबसे पहले पे कौन है? गुजरात, सेकंड तमिलनाडु, थर्ड आंध्र प्रदेश, ठीक है। और जो आइलैंड्स का सर्वे करा है वो कौन सी वाली ब्रांच ने करा हुआ है? सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया, ऑफिस ऑफ सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है ऑनलाइन, ठीक है, देख रही हूं मैं, गुड। उसके बाद आपने पहला आर्टिकल पढ़ा था नक्षत्र को लेके, तो नक्षत्र किसने इनिशिएट किया? सेंट्रल बॉडी कौन सी है? आईसीएमआर। कौन से इंस्टीट्यूट के अंदर? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। और इसकी लोकेशन कहाँ पे है? पुणे के अंदर। आईसीएमआर की कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। चलो ठीक है, फिर डन फॉर द डे, ठीक है ऑनलाइन, थैंक यू। और जिनकी भी शीट्स हैं चेक करने के लिए वो आज भेज सकते हैं, पुरानी वाली मैं चेक कर दूंगी आज। अच्छा पंजाब वाले, रुको रुको रुको, पंजाब जीके वाले जो हैं वो अपना करंट अफेयर रीड करते चलो, जो आपको पुरानी पीडीएफ मिली थी जैन फेब वाली। आई थिंक आपका टू का मार्टायर्स मैंने बोला था लास्ट टाइम, बाकी जा सकते हैं, ब्रेक वगैरह ले लो। पूका मार्टायर्स को लेके था फर्स्ट आर्टिकल, ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। दूसरा वेटलैंड्स को लेके दिया हुआ है उसमें, इसको कंप्लीट करो। एंड जो तीसरा आर्टिकल है आपका, यहाँ पे सोलर पंप्स का डेटा था, क्या क्या कॉम्पोजिशन होती है वो सब याद करना है आपने। फोर्थ जो आर्टिकल रहेगा आपका, दैट इज अबाउट ड्रग केसेस। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बनती है, एक क्रिसेंट बनता है, वो सारी कंट्रीज आप ध्यान में रखेंगे, पंजाब वाले स्टूडेंट्स को बोला ये। एंड जो नेक्स्ट है आपका फॉरेस्ट डैमेज को लेके है, यहाँ पे एक कैनाल आपकी न्यूज में थी, सरहिंद कैनाल। इतने आर्टिकल्स एटलीस्ट अपने कंप्लीट कर लो। और जो बाकी की है जून तक की फाइल, वो आपको मिल जाएगी 2-4 दिन में, तो वेट कर लेना उसके, सैटरडे को हो जाएगी मे बी रेडी, या तो मंडे को मिल जाएगी। तो अभी के लिए इतने आर्टिकल्स कंप्लीट करो, ठीक है, फिर थैंक यू।